So hello everyone. So welcome to class 9th and session is 2024 to 25 and hope you all are got the huge success in your class 8th और जो बच्चे class 8 से class 9th में अब आए हैं तो उनके लिए ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ऑफ सेशन 2024 टू 25 सॉरी. सो फर्स्ट जो हमारा हिस्ट्री का ये चैप्टर है ये है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन. एज ऑल ऑफ यू नो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे प्रीवियस जो चीज़ें हैं जो दुनिया में हुई है या हमारी कंट्री में हुई हैं उसको जानने के लिए कि जो भी चीज़ें प्रीवियसली हमारे कंट्री या वर्ल्ड में हुई है तो जो भी मिस्टेक्स प्रीवियसली जो लोगों से हुई हैं वो मिस्टेक्स हम आगे ना करें. अपनी हिस्ट्री पढ़ के हम कुछ आगे प्रिकॉशंस लें, कुछ प्रीवियस जो इवेंट्स हुए हैं उनसे हम कुछ सीखें उन इवेंट्स से स्पेशली. ठीक है, जो बच्चे 8th से 9th में आए हैं सबसे पहले उनको ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट कंग्रेचुलेशन. और 9th क्लास ऑब्वियसली 8th क्लास से थोड़ी टफ होने वाली है आपकी, और स्पेशली हिस्ट्री तो टफ होने वाली है. ओके, सो बट मैं आपको डराऊंगी नहीं, इतनी भी टफ नहीं है कि आप नहीं कर सकोगे. सो क्योंकि हमारा फर्स्ट ही जो चैप्टर है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एज बीइंग इतने सालों से जो मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है. एज ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम अ स्पेशलिस्ट इन ज्योग्राफी बेसिकली, बट पढ़ाते पढ़ाते इतने टाइम से पढ़ाते पढ़ाते बेसिकली हिस्ट्री भी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है. ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है. 8th से 9th आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, बट हाँ इतना टफ नहीं है कि जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते होंगे कि बहुत टफ है, 9th 10th बहुत टफ है, ये हो जाता है वो हो जाता है. बट आज के टाइम का ऐसा नहीं है जितना हमारे टाइम पे जो बोर्ड था, बोर्ड की जो मार्किंग थी जिस हिसाब से टफ थी. नो डाउट सिलेबस आपका सेम है था इन आज से 20 साल या 25 साल पहले भी, और सिलेबस आज भी आपका सेम है, यही हमने भी स्टडी किया है. बट ये है कि आपको बहुत अच्छे टीचर्स जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिले हुए हैं. ठीक है, जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को चैप्टर के साथ साथ उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आज अपना 2024 और 25 का न्यू सेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन और हिस्ट्री का इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था, एक ऐसा वॉर था, एक ऐसी लड़ाई थी जो कि एक पुअर नहीं कह सकते, ऐसे दबे कुचले लोगों की जंग थी. ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड में स्टार्ट हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये लड़ाई, वर्ल्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये लड़ाई शुरू हुई. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बाद में धीरे धीरे यही रेवोल्यूशन जो है अलग अलग डिफरेंट नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ, इवन इन इंडिया ऑल्सो. ठीक है, वो दबे कुचले लोग जो अब तक जो है मोनार्की से, किंग के रूल से, मोनार्की के रूल से या डिक्टेटरशिप के रूल से जो है अब तक दबे हुए थे, डिक्टेटरशिप के रूल उनके ऊपर थोपे जाते थे, या मोनार्की किंग्स के अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर थोपे जाते थे, जबरदस्ती उनसे अपनी चीजें मनवाई जाती थी. उन लोगों के ऊपर ये फ्रेंच, उन लोगों की वजह से उन लोगों ने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और उन लोगों के ऊपर ये स्टोरी है आपकी, ये हिस्ट्री है जो आज से करीब कई सालों पहले जो है ये घटना जो है फ्रांस में घटित हुई. और इस घटना ने मतलब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में अपने पैर पसारे, और इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, ये हम कह सकते हैं. ठीक है, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन माना जाता है. ठीक है, इस टाइम पे क्या था कि मोनार्की, मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर मोनार्की सिस्टम ज्यादा रहता था, किंग्स के रूल रहते थे, किंग्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहता था. ठीक है, और उससे लोगों के लोगों की वेल बीइंग से उसे कोई मतलब नहीं है, लोगों के वेलफेयर से उसे कोई मतलब नहीं है, लोग किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इस स्टोरी, इसके बारे में है ये स्टोरी आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो यहाँ पर एक राजा होता है, जिस तरीके से हम बचपन में राजा और रानी की कहानियां सुनते हैं, तो यहाँ पर भी एक राजा था जिसका नाम था लुई 16, मतलब 16 था नाम उसका, लुईस था. उससे पहले जो राजा रहे 15, लुईस 14, और उससे पहले जो किंग्स रहे उनको नंबर्स दिए जाते थे. ठीक है, तो ये था लुई 16 तक आते आते इन मोनार्की के टाइम पर इन राजाओं का, इन किंग्स का, इस मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इतना ज्यादा अत्याचार, इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इतना ज्यादा लोग परेशान हो चुके थे कि आते आते लुई 16 के राज्य में आते आते इसने भी कई साल तक रूल किया फ्रांस में, और यहाँ तक आते आते लोगों के अंदर इतना ज्यादा राजा के अगेंस्ट गुस्सा भर गया था कि वो धीरे धीरे जो है छोटी छोटी जगहों पे, फ्रांस में पहले अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे जो रेवोल्यूशन है वो धीरे धीरे उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रूप है वो ले लिया. ठीक है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे दैट द लेटर पार्ट ऑफ द 18th century saw one of the greatest revolution which played an important role in the making of modern world. मतलब 18th century, लेटर पार्ट ऑफ द 18th century यानी कि 18th century के
जो लास्ट 18th सेंचुरी के जो लास्ट के जो ईयर्स थे उस दौरान जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे जो थे रेवोल्यूशंस हो रहे थे धीरे धीरे, और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसे ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन कहा गया, विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में इस रेवोल्यूशन ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड ऑल ओवर पूरी दुनिया को मॉडर्न बनाने में, पूरी दुनिया को मॉडर्न सोसाइटी बनाने में, पूरी दुनिया के लोगों को एक मॉडर्न थिंकिंग देने में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा काम किया। सोसाइटी को अलग तरह से, अब अलग तरह से लोग अलग नजरिए से सोसाइटी को, लोगों को, कॉमन पीपल को, पुअर पीपल्स को अब लोग अलग तरह से देखने लगे आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, सो द रेनेसांस इन यूरोप हैड ब्रॉट अबाउट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण, यानी कि फ्रांस का और वर्ल्ड में डिफरेंट अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज का एक पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम लोगों को मिली। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से लोग जो है अब थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर जो है सोचने लगे थे, एंड ऑल्सो गेव बर्थ टू अ चेन ऑफ रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन के बाद यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है बहुत सारे और रेवोल्यूशन आए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत सारे और रेवोल्यूशन आए। ठीक है, स्पेशली इन यूरोप में स्पेशली बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए विच डिस्ट्रॉय द एज ऑफ ओल्ड फ्यूडियल ऑर्डर। वो उन सारे रेवोल्यूशंस ने जो यूरोप में एक पुराना ओल्ड फ्यूडल सिस्टम चलता था, फ्यूडल ऑर्डर की जो लैंड दिया जाता था कुछ लैंडलॉर्ड्स को, और वो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो लैंड कौन देते थे, जो बड़े रिच हायर रैंक के जो पीपल्स होते थे वो लैंडलॉर्ड को देते थे लैंड। वो लोग उसमें फार्मिंग और अपनी खेती करते थे, जिसके बदले में वो जो हायर सुपीरियर रिच लोग होते थे वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे और थोड़ा बहुत फाइनेंशियली वो लोग हेल्प करते थे। वो लोग उनके लैंड पर, वो उन्हीं का ही लैंड होता था, उनके लैंड पर खेती बाड़ी फार्मिंग करना उनको लैंडलॉर्ड का अधिकार दे दिया जाता था कुछ टाइम बीइंग के लिए। ये ओल्ड फ्यूडल सिस्टम था एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर को खत्म किया और एक नया डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है एक नया एक सोसाइटी बनी। वो नई सोसाइटी क्या थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब हर जगह इंडस्ट्रीज ओपन हुई, फैक्ट्रीज डेवलप हुई, जिसकी वजह से लोगों को काम मिला, लोगों को वेजेस मिले, लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी सी सुधरी। ठीक है, लोग अब अच्छी अर्निंग कर रहे थे, लोग अपना खुद का लाइफस्टाइल लोग चेंज कर रहे थे, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बढ़ा रहे थे लोग। ठीक है, सो इट गेव टू द वर्ल्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब इसके ही बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे लोगों को एक आइडिया मिला, लोगों को एक नए आइडिया से लोग रूबरू हुए, और वो नया आइडिया क्या था आपका, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कि सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, सबको, सबके पास फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, अपने बोलने का अधिकार होना चाहिए, एंड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ओपन सोसाइटी। और सोसाइटी के लिए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक फ्लड, मतलब एक फ्लड की तरह एक गेट्स खोल दिए, यानी कि जैसे फ्लड जब आ जाता है रिवर में, जब फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है रिवर में, तो डैम के गेट्स जो है वो खोल दिए जाते हैं। तो डैम के गेट खोलने की वजह से पानी बहुत ही तेजी से, स्पीड से जो है डैम के डोर से निकलने लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को जो आइडिया मिला लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो आइडिया था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जैसे फ्लड के गेट्स ओपन कर देते हैं उस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड वो स्प्रेड होने लगे वो आइडियाज। ओके, सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ बेस्टाइल डे 1789, एक सुबह थी बेस्टाइल डे जिसे कहा जाता है, एक सुबह हुई बेस्टाइल जो फ्रांस की जेल होती है। ठीक है, ऑफ बेस्टाइल डे 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हो कि स्टार्ट हुआ। मेन जो डेट है वो 1789 है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। ठीक है, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, मींस टू से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब जो कॉमन पीपल थे, लोगों ने क्या किया, पीपल्स ने राजा को उसकी औकात दिखाने के लिए, वो इतनी ज्यादा परेशान हो गए थे कि राजा को उसकी औकात दिखाने के लिए उन्होंने बेस्टाइल पर जो है हमला कर दिया। बेस्टाइल बेसिकली फ्रांस की जेल होती है, जेल को बेस्टाइल कहा जाता था। अर्ली सुबह मॉर्निंग में ही जो है उन्होंने बेस्टाइल पे अटैक कर दिया था, और ये बेस्टाइल बेसिकली इन पेरिस में है, ये जेल पेरिस में है। एट दैट टाइम यहाँ पर सिर्फ 7 जो आपके प्रिजनर्स थे वो 7 कैदी ही थे यहाँ पर। ठीक है, तो किंग ने क्या किया, किंग ने उसके अगेंस्ट में जो है द किंग हैड कमांडेड द आर्मी टू मैन्यूवर इनटू द सिटी। किंग ने अपनी आर्मी जो है सिटी पेरिस में भेज दी, अपनी पूरी आर्मी, और कि जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको मार दिया जाए, मतलब जिन्होंने बेस्टाइल पे हमला किया उन पे उसने अपनी आर्मी भेज दी।
मैन एंड वुमेन बोथ डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिटिया। तो मैन और वुमेन जितने कॉमन पीपल थे उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली, लोगों की एक मिलिटिया बना ली, एक आर्मी बनाई एंड ब्रोक इनटू सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और उन्होंने बहुत सारी जो राजा की, किंग की जो मोनार्की था का रूल था, तो किंग की बहुत सारी उसने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को उन सब लोगों ने तोड़ दिया, उसे चकना मतलब बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से गवर्नमेंट की बहुत सारी बिल्डिंग्स को। और वहां से उनको जितने भी आर्म्स और एम्बिशंस मिले वो सारे आर्म्स और एम्बिशंस जो थे वो वहां से उठाकर ले आए। सो बेस्टाइल कमांडर वाज किल्ड, तो वहां का बेस्टाइल का जो कमांडर था उसको मार दिया गया। बेस्टाइल का कमांडर यानी कि जो जेल का मेन कमांडर था उसको लोगों ने मार दिया। प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, मात्र उस समय 7 जो भी कैदी थे उनको जो है वहां से छुड़वा लिया। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये वहां की जो है आपकी जेल है, ठीक है, फ्रांस की जेल है ये, इस तरीके से जेल होती थी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लोग ये जो है पूरा हमला कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, जला वला भी दिया इन्होंने, कई जगहों पर आग लगा दी जेल में, ठीक है। और जो जेल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जेल में जो सारे सुरक्षा वगैरह कर रहे थे उन लोगों को भी मारा इन्होंने, ठीक है, उन सबको मार के कैदी वैदियों को जो है वो रिलीज कर दिया, ठीक है, प्रिजनर्स वाला। दिस लेड टू अ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। और इसके बाद, इस छोटे से बेस्टाइल के अटैक के बाद धीरे धीरे ऑल ओवर द फ्रेंच जो है छोटे मोटे बड़े छोटे बड़े छोटे छोटे रेवोल्यूशंस जो है वो होने लगे, छोटे 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 इवेंट्स होने लगे। कभी किसी चीज के लिए लोग जो थे भड़क जाते थे, वहां हमला कर देते, कभी किसी चीज के लिए भड़क जाते थे, अटैक कर देते थे, रेवोल्यूशन कर देते थे, ठीक है। और धीरे 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 ये रेवोल्यूशन जो है ऑल ओवर द फ्रांस में जो है स्प्रेड हुए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारे रीजंस को लेकर, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत सारे रीजन है, कोई एक ही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ठीक है। तो लाइक इकोनॉमिक कॉजेज है, सोसाइटी जो थी किस तरीके की थी वहाँ की, ठीक है, इकोनॉमिक, यहाँ पर पैसा जो था वो नहीं था राजा के पास, ठीक है, इतना पैसा, इतना अर्निंग उसकी नहीं थी। फ्रांस जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ रहा था, फ्रांस जो था जो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहा था, बाकी कॉलोनीज जो डिफरेंट कॉलोनीज थी, ब्रिटेन और ये अलग अलग कॉलोनीज बनाते थे, उनके फेवर में जो लड़ाइयाँ लड़ रहा था, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर अपना जो सारा पैसा था, पहले से लड़ रहा था तो अपना पैसा भी वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता था। तो फ्रांस की जो तिजोरी थी, जो ट्रेजरी थी, वो भी खाली हो चुकी थी, पैसा नहीं था किंग के पास, ठीक है। सो बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सोसाइटी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे, जैसे कि हमारे इंडिया में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, उसी तरीके से फ्रांस में भी लोअर कास्ट अपर कास्ट को लेकर, मतलब पुअर मिडिल और हायर क्लासेस को लेकर इस तरीके से डिस्पैरिटीज, सोशल डिस्पैरिटीज हुआ करती थी, ठीक है। टैक्सेशन, राजा ने बहुत ज़्यादा लोगों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। तो ये इस तरीके के रीजंस थे जिनकी वजह से अलग अलग प्लेसेस पे फ्रांस में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हुए एंड इट अल्टीमेटली लेड टू द बिग रेवोल्यूशन एंड दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसी के चलते आगे चल के फ्रांस के लोगों ने किंग यानी फ्रांस का जो राजा था और उसकी जो वाइफ थी, उसके बारे में हम आगे अभी स्टडी करेंगे, यानी कि उनकी जो रानी थी, किंग और उसकी वाइफ दोनों को ही, और उनकी फैमिली भी कुछ थी, उनको मार दिया, ठीक है, इन लोगों ने। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था ऑल ओवर द वर्ल्ड से मोनार्की सिस्टम को उखाड़ फेंकने का, ठीक है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अपने ही कंट्री से तो उन्होंने मोनार्की को उखाड़ के फेंका ही फेंका, साथ ही साथ उन्होंने ऑल ओवर द यूरोप में भी जहां जहां मोनार्की थी, किंग का रूल था, बहुत सारी उल्टी सीधी प्रथाएं थी, मतलब किंग के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो सारे ही मोनार्की के रूल्स एंड रेगुलेशंस को उखाड़ के फेंका और वहां पर जो है रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजों को लेकर आए, ठीक है। लिबर्टी, लोगों को पता चला लिबर्टी, इक्वालिटी क्या होता है, ये जो वर्ड्स थे, जो आइडियाज थे, ऑल ओवर यूरोप में स्प्रेड हुए और बहुत सारी कंट्री इसी के थ्रू जो है बाद में इंडिपेंडेंट हुई, रिपब्लिक हुई एंड ऑल दैट। द रेवोल्यूशन पुट टू एन एंड थ्रू मोनार्कियल सिस्टम इन फ्रांस। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसी के वजह से मोनार्कियल सिस्टम जो था, यानी कि किंग का रूल जो था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके की थी, ठीक है। सो 18th सेंचुरी में स्टार्टिंग में, तो 18th सेंचुरी में बेसिकली जो किंग जो था वहां पे जो रूल कर रहा था, लुई 16, वो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बॉर्बन डायनेस्टी जो उसकी फैमिली थी, जो खानदान था, वो बॉर्बन डायनेस्टी का था, ठीक है, उसका वो बेटा था। असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस 1774 में वो राजगद्दी पे बैठा, फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। एट द एज ऑफ 20 ही मैरिड ऑस्ट्रेनियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो। तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनियो, उससे उसने 20 साल की उम्र में जो है शादी कर ली थी। व्हेन लुई 16 असेंडेड द थ्रोन, फ्रांस वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल टर्मोइल।
तो जब लुई 16 असेंडेड द थ्रोन, यानी कि जब वो राजगद्दी पे बैठे थे, उसी समय फ्रांस की जो तिजोरी थी वो पूरी तरीके से खाली थी, क्योंकि उससे पहले से फ्रांस जो था बहुत सारी लड़ाई जो था वो यूरोप में लड़ता आ रहा था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, और अमेरिका के साथ ऐसी बहुत सारी 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जिसको फ्रांस जो था वो सपोर्ट कर रहा था, पैसे से लड़ाई में अपने सिपाही भेजना, पैसा स्पेंड करना। तो इसकी वजह से इनकी तिजोरी जो थी वो खाली हो चुकी। जब ये राजगद्दी पे बैठे तब तिजोरी जो थी इनको खाली मिली, ठीक है। सो इसके वजह से इन्होंने क्या किया, इसके वजह से इन्होंने अपने फ्रांस के ही जनता पर जो है इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया कि टैक्स बढ़ेगा तो लोग टैक्स देंगे, तो टैक्स से पैसा आएगा, तो मेरी तिजोरी जो है वो फिल हो गई। ओके, फ्रांस कंडीशंस फाइनेंशियली, फ्रांस वाज ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ द वॉर के वजह से, क्योंकि बहुत सारी वॉर जो था फ्रांस पहले से ही लड़ता आ रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस की पूरी तिजोरी ड्रेन्ड हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। फ्रांस अंडर लुई 16 had helped the 13 American colonies to gain their independence from Britain. The war added more than a billion livres to a debt, यानी कि वॉर के टाइम पर फ्रांस के ऊपर जो है करीब बिलियन लिवरेज जो है, ये जो लिवर्स लिखा हुआ है ये वहाँ की जो है करेंसी का नेम है, ठीक है। तो लिवर्स, बिलियन लिवर्स जो है इसके ऊपर डेप्थ था, इतने पैसे का कर्ज था, बिलियन लिवर्स, ठीक है, ये वहाँ की करेंसी है बेसिकली है। जो बिलियन आप लिवर्स ये देख रहे हो, ये एक करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है बेसिकली। तो इतने बिलियन लिवर्स का जो था फ्रांस के ऊपर डेप्थ था, डेप्थ मीन्स उसके ऊपर कर्जा हो गया था, एंड that had already risen to more than 2 billion livres। और बाद में जब तक राजगद्दी लुई 16 पर के पास तक आई, जब तक वो संभालता 2-3 सालों में, तब तक जो है वो कर्जा जो था वो बिलियन से बढ़कर 2 मिलियन लिवर्स हो गया था, ठीक है, 2 बिलियन लिवर्स तक हो गया था। सो टैक्सेस वाज इंक्रीज टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना जैसे प्रीवियसली कि राजा ने क्या किया, अपनी तिजोरी को सही रखने के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए उसने क्या किया, जो है टैक्सेस जो थे वो लोगों पर इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस वर इंक्रीज to meet regular expenses like the cost of maintaining extravagant court at the eminence place of Versailles, ठीक है। सो वर्साइलीज में जो कोर्ट थी उस कोर्ट को चलाना, उसके वजह उस कोर्ट भाई चलेगी तो पैसे से ही चलेगी, ठीक है। तो उस कोर्ट को चलाने के लिए इन्होंने जो है राजा ने टैक्स बढ़ा दिया, कोर्ट किस तरीके से वर्क करेगी मेंटेन करने के लिए कोर्ट को इन्होंने टैक्स बढ़ाया, ठीक है, जो कि पैलेस ऑफ वर्साइलीज में इनकी कोर्ट थी, ठीक है। एंड आर्मी को मेंटेन करने के लिए टैक्स चाहिए, टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने ताकि पैसा आए, आर्मी तभी मेंटेन हो सकती है। द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और यूनिवर्सिटीज जो भी थी, वहां पर जो भी बच्चे पढ़ा करते थे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज का भी खर्चा वही होता है, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड वगैरह करवाना, उस सब को मेंटेन करने के लिए राजा ने यहाँ पर लोगों के ऊपर टैक्सेशन सिस्टम बढ़ाता चला गया। दिस इज द फर्स्ट जो मेन जो रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा आपका फाइनेंशियली फ्रांस वॉज ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ द वॉर। तो वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, अमेरिकन कॉलोनी टू गेट देयर इंडिपेंडेंस एंड 2 बिलियन लिवरेज का जो उसके ऊपर डेप्थ हो गया था। ये जो 2-3 जो पॉइंट्स हैं ये है आपके फर्स्ट पॉइंट में, ये आता है वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट रीजन था। सेकेंड रीजन इसका बना, उसके बाद जाकर सेकेंड रीजन बना टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन इसने सोसाइटी पे बढ़ाता चला गया, ठीक है। एंड द किंग एंड द क्वीन यूज्ड टू पार्टी इंस्टेड ऑफ कैटरिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन जिस तरीके से फ्रांस में उस समय चल रही थी उसको संभालने के बजाय किंग और क्वीन जो थे टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे थे, लोग टैक्स दे रहे थे और उन पैसों से ये सिचुएशन को नहीं सुधार रहे थे या अपने राज्य को नहीं वो ठीक कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, अपना पार्टी वार्टी करना, मजे से खाना पीना, ये सारी चीजें इनकी चल रही थी, ठीक है। सो 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी, अ सोसाइटी ऑफ स्टेट। अब आता है आपका ये इसका थर्ड रीजन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो थर्ड रीजन आपका आता है 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो एक सोसाइटी ऑफ स्टेट्स थी, यानी कि सोसाइटी जो थी फ्रांस में पूरी जो कॉमन पीपल्स थे, या चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, पूरी फ्रांस की जो जनता है उसको स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट था आपका क्लर्जीज, जो बहुत हायर रॉयल फैमिली के हैं, किंग्स वगैरह जो होते थे, चर्च के फादर्स होते थे, ठीक है। तो वो द क्लर्जीज वो बहुत फर्स्ट लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे आते थे। सेकंड आते थे आपके नोबल सेकंड स्टेट में, और थर्ड में आपके आते थे जो एवरीवन एल्स, यानी कि स्पेशली द कॉमन पीपल्स जो होते थे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट है ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, प्रिविलेज बाई बर्थ, उनको पैदाइश के टाइम से ही उनको प्रिविलेज, सारे जो प्रिविलेज किसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना इसको कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज दे रखी है,
और हमें तो इतनी प्रिविलेज नहीं मिली थी। जैसे क्लास में कई बार हम लोग बोल देते हैं किसी बच्चे को, अरे इसको तो ना प्रिंसिपल की तरफ से कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेज मिली हुई है, हमें तो इतनी प्रिविलेज नहीं मिली हुई है, या किसी और बच्चे को नहीं मिले, मतलब कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल बच्चे को कोई प्रिंसिपल के कोई जानने वाले होते थे तो उनको ये फैक्ट है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास का या ऑफलाइन स्कूल का ये फैक्ट है, ठीक है, जो मैं आपको अभी यहाँ बता रही हूँ। तो प्रिंसिपल के कुछ जानने वाले जो होते हैं, टर्म्स होते हैं जिन लोगों से अच्छे कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, तो आज भी स्कूलों में ये होता है, कोई ऑफिसर का बच्चा होता है, अगर कोई सिविल स्कूल में पढ़ रहा है, ज़्यादातर ऑफिसर्स के बच्चे आर्मी स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सिविल स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, लाइक डिफरेंट स्कूल्स, डीपीएस या इस टाइप के स्कूल्स में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर भाई प्रिंसिपल को मालूम है यार ये कर्नल मेजर का लड़का है, तो स्पेशल प्रिविलेज देना उसको, ठीक है, स्पेशली टीचर से बोलना कि इसको स्पेशली ध्यान दिया जाए इस बच्चे पे, और स्पेशली इसका क्लास वर्क, होमवर्क और सारे जो इसका वर्क है वो बहुत अच्छे से पढ़ाते समय भी स्पेशली इस बच्चे पे ध्यान दो, तो उसे कहा जाता है प्रिविलेज, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट स्टेट में जो यहाँ पर लोग थे उनको स्पेशल प्रिविलेज मिली थी, वो टैक्स नहीं देते थे, जो फर्स्ट स्टेट में जो होते थे लोग वो टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। चर्च में अगर कोई फंक्शन होता था तो स्पेशली क्योंकि क्लर्जीज आते थे, जो रॉयल फैमिली, जो किंग की फैमिली होती थी वो आती थी उन चर्चेस के फंक्शंस में। फर्स्ट स्टेट में रॉयल फैमिली आती थी, फर्स्ट स्टेट में चर्च के फादर्स आते थे, ठीक है, चर्च में फादर्स जो सिस्टर्स होती थी वो भी इसी प्रिविलेज क्लास में ही आते थे, ठीक है। तो इसलिए चर्च के कोई फंक्शंस या सोसाइटी या मतलब मिनिस्टर्स के, किंग्स के कोई फंक्शंस में ये सब लोग जाते थे। सेकंड है हाई रैंकिंग पीपल एंड फैमिलीज ऑफ कोर्ट। सेकंड स्टेट में आते थे जो हाई रैंक के पीपल्स होते थे, तो फैमिलीज ऑफ कोर्ट में जो वकील, जज, जो ये सारी लोग होते थे, जज वगैरह जो होते थे, कोर्ट की फैमिलीज सेकंड स्टेट में आती है आपकी। एंड रॉयल रिलेशंस, ठीक है, जिनके रॉयल रिलेशंस, वो रॉयल है नहीं लेकिन किंग से उनके कोई रॉयल रिलेशन है, चाचा मामा ताऊ कोई है, ठीक है। सो दे फर्दर एंजॉयड फ्यूडियल प्रिविलेज, तो वो उनको आगे फ्यूडियल प्रिविलेज इन्हीं की मिलती थी। थर्ड जो स्टेट आता था वो आता था आपका कॉमन पीपल्स, कंप्रोमाइज ऑफ द 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैड टू पे टैक्स। इनको टैक्स भी देना पड़ता था, और 90% ऑफ द टोटल जितनी फ्रांस की पॉपुलेशन थी उसमें से 90% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड स्टेट में आती थी आपकी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो किस तरीके का पहनावा था, उनका ड्रेसिंग कैसा था। सेकंड स्टेट में जो लोग थे, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, उनका किस तरीके से पहनावा था। ये क्लर्जीज हैं, क्लर्जी लोग इस तरीके का, ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो वियर करते थे, ठीक है। ये आपके सेकंड स्टेट जो नोबल्स थे वो इस तरीके का वियर करते थे, और ये आपका थर्ड स्टेट के लोग थे जो इस तरीके से बेसिकली नॉर्मल, बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप की जो कपड़े होते थे वो बहुत ही ऑर्डिनरी कपड़े पहनते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। फ्लाइट ऑफ कॉमन पीपल इन ओल्ड रिजीम, यानी कि जो ओल्ड रिजीम था उसमें कॉमन पीपल की क्या उनका स्टेटस था, किस तरीके से वो अपनी लाइफ जो है वो किस तरीके से स्पेंड कर रहे थे। सो पीजेंट वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड्स, यानी कि जो किसान होते थे वो यहाँ पर अपनी जो सेवाएं, किसान जो अपनी सेवा देता, मतलब किसान जो भी काम करता है, फार्मिंग करता है, तो वो सेवाएं जो है वो अपने स्वामी को प्रदान करने के लिए उनको बाध्य कर रखा था। मतलब आपको, मतलब ये मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसान जो है वो अपने स्वामी के लिए, यानी कि जो उसका मालिक होगा, जो जमींदार है होगा, मतलब जमींदार तो वहाँ नहीं हुआ करते थे, मतलब जो भी उसके जो किंग होते थे या जो उसका स्वामी होता था, ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला लॉर्ड, अब उसके जो लॉर्ड होते थे, जो लैंड लॉर्ड होता था पीजेंट्स का, ठीक है, पीजेंट्स का जो लैंड लॉर्ड होता था उसको वो अपनी सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य था, ठीक है। बाध्य मतलब उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और चर्च जो था वो किसानों से करों से अपना हिस्सा वसूल करता था। चर्च जो है वो कर लेता था, टैक्स ले रहा था, और टैक्स मतलब ज़बरदस्ती का टैक्स वो लोग लगा रहे थे। मोनार्की था भाई, तो वो किंग था, तो किंग को अपनी तिजोरी जो थी वो भरनी थी, तो इसलिए वो टैक्स लगाता था। इधर चर्च भी टैक्स लगाते थे ओल्ड रिजीम में, फिलहाल हम ये ओल्ड रिजीम वाला पढ़ रहे हैं। तो ओल्ड रिजीम में चर्च जो है वो टैक्स लगाता था, और उसको कहा जाता था कॉल्ड टिथस फ्रॉम द पीजेंट। अब टिथस क्या था? टिथस होता है दशमांश कहा जाता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता देती हूँ ये, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे पता है टिथस क्या होता है। टिथस बेसिकली हिंदी में जो वर्ड है ये दशमा अंश होता है। मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदू टीचर को तो खैर नहीं पता होगा, इवन नॉट अ मुस्लिम टीचर, मतलब किसी मुस्लिम या हिंदू टीचर को इसके बारे में नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, बाइबल में लिखा है कि जो भी इंसान कमाता है, जो भी अर्न करता है, चाहे वो 20,000 है 15,000 है, तो उसमें से उसको अपना 10th पार्ट जो है वो चर्च में दान देना चाहिए, ठीक है। ये
मतलब गॉड ने बाइबल में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस जो हैं, जो जिस परमेश्वर को मानते हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो क्योंकि लॉर्ड जीसस मतलब अकॉर्डिंग टू द बाइबल कि लॉर्ड को कुछ नहीं चाहिए आपसे, लॉर्ड को सिर्फ ये चाहिए कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप दुखी हो, खुश हो, परेशान हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करो। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट के जो डेसिपल्स थे और जीसस क्राइस्ट ने अपने डेसिपल्स से जो बातचीत करी थी, तो डेसिपल्स से बातचीत के दौरान डेसिपल्स ने कहा कि मतलब यीशु हम तुझे क्या दे सकते हैं, तो उन्होंने तब जीसस क्राइस्ट ने उनको ये चीज़ बताई और उन्होंने बाइबल के अंदर इस चीज़ को लिखा कि अपनी कमाई का दशवांश जो है वो तू मतलब अपने जो मंदिर है यानी कि चर्च है उसमें दिया कर, वो अच्छा माना जाता है, जिससे तेरी कमाई में और ज़्यादा दुगना और तिगनी जो है वो बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये पर्सनली हम करते हैं, आज भी हम करते हैं, हम क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे क्रिश्चियंस आज भी करते हैं, चर्च में हमें अपना 10वां अंश देना होता है, लेकिन वो हमारी अपनी पर्सनल वो है, उस टाइम पे भी पर्सनल चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ पर जो आप मोनार्की सिस्टम, जो किंग लुइस 16, आप पूरे यूरोप की आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे, वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं बेसिकली वो क्रिश्चियंस रोमन कैथलिक्स हैं। ठीक है, जो प्रीवियस टाइम में मतलब आज से 2024 साल पुराने टाइम में जीसस क्राइस्ट ने इस दुनिया में जब जन्म लिया, उस टाइम पे रोम का शासक था, मैक्सिमम पूरे यूरोप में रोम का शासन था। ठीक है, तो पूरे यूरोप में रोम का शासन होने की वजह से रोम ही लोग ही वो थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को जो है सूली पे चढ़ाया। ठीक है, फिर उनकी डेथ हुई और वो तीसरे दिन, जिस तरीके से अभी हमने कल जो है हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया है कि तीसरे दिन जो है वो यीशु मसीह जो थे वो जिंदा हुए थे। ठीक है, सो इसीलिए वो रोम के शासन के टाइम से, आज से 2024 साल पहले जो है रोम के शासन के टाइम से जो है रोमन कैथलिक्स जो वहाँ पर उस टाइम पे जो क्रिश्चियंस थे, जो परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आया, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, ये वो चीज़ आज मानते हैं उस चीज़ को। इसलिए आपने देखा होगा रोम, वेटिकन सिटीज़, यहाँ पर सारे रोमन कैथलिक्स ज़्यादा हैं। ठीक है, रोमन कैथलिक्स की बाइबल जो है वो अलग होती है इन कंपैरिजन टू जो हम क्रिश्चियंस हैं, यानी कि हम प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन हैं। प्रोटेस्टेंट्स इसलिए हैं हम क्योंकि जिन्होंने रोमन कैथलिक की गलत चीज़ों पर, गलत चर्च की नीतियों पर, यही वो चर्च की नीतियां थी जहां पर चर्च जो है वो ज़बरदस्ती दसवां अंश जो है लोगों से नहीं ले सकता। फ्रांस में उस समय सारे क्रिश्चियंस हुआ करते थे। ठीक है, कोई और रिलीजन नहीं होता था, ऑल ओवर द यूरोप में सारे क्रिश्चियंस थे, मैक्सिमम दे ऑल आर रोमन कैथलिक्स। ठीक है, सो चर्च जो है वो अपनी गलत नीतियों के वजह से, गलत नीतियां लगा के लोगों को परेशान करता था, स्पेशली मतलब चर्च भी, और चर्च के साथ साथ बाद में जब चर्च का सिस्टम खत्म हुआ तो किंग भी। ठीक है, तो किंग जबरदस्ती टैक्स लेते थे, अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे, लुई 16 क्रिश्चियन है, मैरी एंटोनियो क्रिश्चियन है, बट दे आर रोमन कैथलिक्स। ठीक है, उनकी बाइबल अलग है, उनकी बाइबल को जो उन्होंने बनाया वो बहुत ही चेंज करके बनाया है। जो ओरिजिनल बाइबल है वो प्रोटेस्टेंट फॉलो करते हैं, ओरिजिनल बाइबल को प्रोटेस्टेंट्स फॉलो करते हैं। प्रोटेस्टेंट्स वो पीपल थे जिन्होंने जिन्होंने रोमन कैथलिक की चर्च की गलत नीतियों का प्रोटेस्ट किया कि ये चीज़ गलत है, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है, या उनके डेसिपल्स ने ऐसा नहीं लिखा है। जो ओरिजिनल बाइबल है, जो ओरिजिनल हिब्रू बाइबल है, उसमें ज़बरदस्ती आप नहीं ले सकते टैक्स, या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो ओरिजिनल बाइबल में नहीं लिखी हैं, लेकिन रोमन कैथलिक बाइबल्स में वहाँ पर घुसेड़ दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने वो अपनी मर्जी से उसको तोड़ मड़ोड़ करके बनाया है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई, तो जो जिन लोगों ने उनका प्रोटेस्ट किया वो लोग जो है प्रोटेस्टेंट्स कहलाए, तो वी आर प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली। ओके, तो ये मुझे लगा आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इट्स नॉट कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का वो कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ और समथिंग लाइक नॉट दैट, बट आपको हर रिलीजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली वो चीज़ क्या होती है, कब से चली आ रही है। तो ये जो दशवां अंश वाली चीज़ है ये बाइबल में लिखी है, लेकिन इसको आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चर्च की जो नीतियाँ थी वो सारी रोमन कैथलिक्स थी, पूरे यूरोप में रोमन कैथलिक्स थे। चर्च की नीतियाँ जो ओल्ड पुराने टाइम पे चर्च की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा खराब थे। इवन ये तक था कि चर्च जो रोमी साम्राज्य था यीशु मसीह के टाइम में, यहाँ से 2024 साल पहले जो रोमी साम्राज्य था, उन्होंने यीशु मसीह के जो 12 डेसिपल्स थे उनमें से एक डेसिपल जो कि पीटर था, जिसका नाम पीटर था, उस एक डेसिपल को मरवा भी दिया था। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, और चर्च ने बोला नहीं ऐसा नहीं कहा है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वो नहीं चीज़ करेंगे, और उसको मरवा दिया। इसी तरीके से उसके बाद आफ्टर पीटर के कई सालों बाद देयर इज एक आपका जोग्राफर था, एस्ट्रोनॉमर समथिंग लाइक, आई थिंक सो, गैलीलियो। ठीक है, जिसने ये डिस्कवर किया था कि सन इज इन द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। लेकिन चर्च कहता था कि नहीं, अर्थ बीच में है और बाकी सारे ग्रह जो हैं इंक्लूडिंग सन वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन गैलीलियो ने फर्स्ट ये प्रूफ किया था कि
सन इज इन द सेंटर और बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ वो सन के चारों तरफ जो है राउंड करती है। तो इसी बहसबंदी में चर्च की और गैलीलियो की बहसबंदी में चर्च ने जो है गैलीलियो को जिंदा जलवा दिया था, ठीक है, उसको भी मरवा दिया था, ठीक है। तो ये सारी चर्च की जो कुछ रोमन कैथलिक्स क्रिश्चियंस थे, चर्च को फॉलो करते थे, वो रोमन कैथलिक्स क्रिश्चियंस होते थे सारे के सारे, तो उस तरीके की वो गलत नीतियां बनाते थे, ठीक है। तो तीसरी संपत्ति को भी राज्य को कर देना पड़ता था, यानी कि जो थर्ड स्टेट था वो भी टैक्स देता था, एंड दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स भी लेते थे, कॉल्ड टैली भी उसको कहा जाता था, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक द सॉल्ट और टबैको, यानी कि जो अप्रत्यक्ष चीजें थी, अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जो नमक या तंबाकू जैसा रोजमर्रा की खपत की वस्तुएं जो थी, ठीक है, खपत की वस्तुओं पर लगाए जाते थे, ये रोजमर्रा के जो लोग खाते थे उस पर भी उन लोगों ने जो है, क्योंकि अपनी तिजोरी उनको फिल करनी थी चर्च को, तो उस पर भी ये लोग टैक्स लगाते थे, ठीक है, उससे भी ये सारा कुछ टैक्स जो है वसूल करते थे। सो लिवरे जो थी ये करेंसी है, कहाँ की, फ्रांस की करेंसी है। टेथस जो है वो दशमांश है चर्च का। टैली टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, और टैली जो था वो डायरेक्ट जो है वो पे किया जाता था, डायरेक्ट टैक्स स्टेट को, यानी फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, जो चर्च चला रही थी गवर्नमेंट, उसको पे किया जाता था। तो यहाँ पे करेंसीज के नेम थे, टैक्स का नेम था, और अलग अलग तरह से जनता से, यानी कि अपनी ही कंट्री के लोगों से टैक्स वसूल करने का उसने ये सिस्टम बनाया, ठीक है। सो अब टैक्स वसूल करने में फर्स्ट तो ये लिवर जो है, लिवरे बेसिकली ये करेंसी है आपकी फ्रांस की, ठीक है। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड 1794 के बाद जो थी इस करेंसी को बंद कर दिया गया था, ठीक है। लिवरस आप यहाँ देख सकते हो, लिवर्स, ठीक है। टिथस जो था वो बेसिकली एक तरीके का आपका ये एक दशमांश था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये एक ये क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी, ये जो है एक अपनी कमाई का 10वां अंश जो है चर्च में दान करने की ये प्रथा बरसों जमाने से, मिलियन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो है ये जो है प्रथा इस तरीके की जो है वो चली आ रही है, ठीक है। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये चल रहा है, थाउजेंड मिलियन ऑफ ईयर से, ठीक है। सो एंड हेयर ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स हैं, दे ऑल्सो डोंट नो दैट जो क्रिश्चियनिटी है या जीसस क्राइस्ट है, या जीसस क्राइस्ट का के पीरियड के से पहले के जो उनको मानने वाले जो उनके डेसिपल थे या जो लोग थे वो कोई आज के नहीं है, या थाउजेंड्स ऑफ ईयर या 2000, क्योंकि बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट जो है 2024 साल पहले आए, ठीक है। तो वो आए, लेकिन उनको मानने वाले जो लोग थे वो इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, ठीक है, जो उनको मानते हैं, ठीक है, मतलब उनको गॉड मानने वाले लोग कोई अभी से नहीं रह रहे हैं, ठीक है, कि जीसस क्राइस्ट आए तभी से क्रिश्चियंस जो है बने हैं। हाँ, जीसस क्राइस्ट आए तब से ये क्रिश्चियन वर्ड जो था वो चर्चा में आया, जिसे आप ये कह सकते हो कि क्रिश्चियन वर्ड ये चर्चा में आया। वो कैसे कि बिकॉज जीसस क्राइस्ट नेवर केम, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, जीसस क्राइस्ट नेवर केम टू मेक अ रिलीजन, वो कोई रिलीजन बनाने के लिए नहीं आए थे, ठीक है, दे जस्ट मेक देयर फॉलोअर्स। तो लेकिन उन धीरे धीरे ट्रेडिशंस, डेवलपमेंट चेंज होने की वजह से उनके फॉलोअर्स को जो है बेसिकली क्रिश्चियंस कहा गया, ठीक है। सो इसलिए ये जो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये आपकी चीज़ें हैं, ये मतलब बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है, उनके जो डेसिपल्स थे उनके अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू द जीसस क्राइस्ट, अकॉर्डिंग टू द गॉड, ये था कि हर इंसान को अपनी कमाई का 10वां अंश जो है वो चर्च को दान करना चाहिए, ठीक है। सो लेकिन एट दैट टाइम चर्चेस का ना बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। चर्चेस का प्रॉब्लम क्या था कि चर्चेस जो है अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर अत्याचार करना, अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बनाना, अपनी मर्जी से साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना, ठीक है। सो ये चर्चेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े अपने मर्जी से बनाते थे, ठीक है। सो टिथस जो था वो बेसिकली 10वां अंश होता था। टैक्स के नाम पर चर्च जो है वो उसी 10वें अंश को टैक्स के नाम पर एग्रीकल्चर चीजों पर ये लगाया जाता था, ठीक है, जिसमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर उपज का मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर से, वो प्रोडक्शन जो है वो दिया जाएगा चर्च को एज अ टैक्स के तौर पे, वो प्रोडक्शन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। सो ये था टिथस। दूसरा था आपका टैली क्या था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो टैली जो है वो डायरेक्टली एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट को डायरेक्टली दिया जाता था, ठीक है, डायरेक्टली ये स्टेट को दे देते थे कि भाई डायरेक्ट आपको पेमेंट देना है, टैक्स देना है, और साथ ही साथ इस तरीके के भी टैक्स जो थे वो इनसे लिए जाते थे। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रगल टू सर्वाइव। नेक्स्ट इन्हीं कॉजेज में से ये एक कॉजेज रहा स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब वहाँ के पीपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, क्योंकि राजा ने वैसे ही इतना अत्याचार कर रखा था, ठीक है, टैक्स बढ़ाना, हर चीज़
हर चीज़ में टैक्स करना और टैक्स के बहाने किसी ना किसी तरीके से उनसे पैसे लेना, अपनी ही जनता से पैसे लेना ताकि वो अपनी तिजोरी जो है वो भर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर लोग टैक्स दे रहे थे, वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई उनको अपने जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन उनको अपने जीने के लिए भी तो पैसा ज़रूरी है, ठीक है। सो इसीलिए ये देखेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो अपने जीने के लिए किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो, ठीक है। So the struggle to survive, France population increased from about 23 million in 1750 to 28 million in 1789 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से बढ़ के जो है आपकी 28 मिलियन पे पहुंच चुकी थी, ठीक है। रिजल्टिंग इन अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन। ऑब्वियसली सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर किसी कंट्री की तो उनका फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी भाई ज़्यादा। लाइक फॉर एग्जाम्पल फैमिली है आपकी फैमिली में अभी फिलहाल 3 पर्सन है, 2 है, 2 है मान लीजिए, 3 है मान लीजिए, मम्मी पापा एक बच्चा, ठीक है। तो उसके बाद भाई बच्चा 3 ईयर का है, 4 ईयर का है। देन व्हाट हैपन कि जो मम्मी पापा थे, उनके जो पापा के पेरेंट्स थे, पापा के जो मम्मी पेरेंट्स थे वो आके उनकी फैमिली में उनके साथ रहने लग गए। 2 पर्सन और बढ़ गए, मम्मी और डैडी, 2 उनके पापा के मम्मी डैडी हो गए। फिर अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो पापा थे, जो मतलब जो 3 पर्सन अभी रह रहे थे, मम्मा डैडी और जो उनका बच्चा था छोटा 3-4 ईयर्स का जो मैंने बताया, अभी क्या हुआ, अभी कुछ टाइम बाद उनके एक और बेबी है, ठीक है, एक और बेबी हो गया उनका। तो अभी क्या हुआ, 4 मेंबर्स ये हो गए और जो पापा थे उनके जो पेरेंट्स आके जो रहने लग गए थे, 2 पर्सन और बढ़ गए। तो भाई जो जितना खाना वो 3 पर्सन खाते थे, अब क्या होगा, वो 2 पर्सन जो बड़े आए और जो एक छोटा बेबी और हो गया, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर होगा, तो खाना भी उस घर में अब पहले से के ज़्यादा अकॉर्डिंग आएगा और ज़्यादा बनने लगेगा। सेम एज इट इज़ फ्रांस में भी यही था। पहले 23 मिलियन पॉपुलेशन का पेट भरा जा रहा था या पेट भर रहा था, जैसे तैसे भी भर रहा था, क्योंकि राजा तो अपना पूरा टैक्स ले रहा था और अपनी ट्रेजरी जो था वो भर रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई 1789 तक, ठीक है। सो जिससे फूड ग्रेन की डिमांड, ऑब्वियसली खाने की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन डिड नॉट मैच द इंक्रीज डिमांड। अब जितना प्रोडक्शन हो रहा था फ्रांस में वो फ्रांस की जनता के लिए काफ़ी नहीं था, उनका पेट भरने के लिए उतना प्रोडक्शन काफ़ी नहीं था। एंड दिस लेड टू द इंक्रीज इन ब्रेड प्राइस। तो इससे क्या हुआ, ब्रेड के जो प्राइस, मतलब वहाँ पर ब्रेड खाई जाती है, हमारी तरह चपाती और रोटी गेहूं की नहीं होती, वो लोग ब्रेड खाते हैं, ठीक है, उसी गेहूं का। तो गेहूं के जो ब्रेड के जो प्राइस बढ़ गए, ठीक है। अभी ब्रेड के प्राइस जो थे वो बढ़ गए। नेक्स्ट, लेबरर्स वेजेस वर फिक्स्ड। अब जो लेबर थे, जो काम कर रहे थे, उनके जो वेजेस थे, उनकी जो तनख्वाह जो उनको मिलती थी वो फिक्स्ड थी, ठीक है, कि भैया इतनी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बट इट डिड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइस। लेकिन जो ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे थे उसके वजह से जो है आपका लेबर्स को जो वेजेस मिलते थे वो उनके लिए जो है पूरे प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। और यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे पुअर और रिच पीपल के बीच में जो गैप था वो और ज़्यादा धीरे धीरे जो था वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। नाउ सिचुएशन गॉट वर्स्ट व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती थी जब कभी अभी उसी दौरान कभी अगर, मतलब ये बहुत सालों तक चलता रहा, कोई ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए ब्रेड के प्राइस बढ़े रहे, फिर उसके बाद कुछ महीने के लिए बढ़े रहे, फिर उसके बाद ठीक हो गया, ऐसा नहीं था, बहुत सालों तक चला, ठीक है। और उन्हीं 1-2 सालों के अंदर अगर कहीं ड्रॉट पड़ गया, हेल सूखा पड़ गया है, ओले पड़ गए हैं खेतों में, खेत का जो पूरा जो प्रोडक्शन था वो खराब हो गया, दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो इस टाइम पे, इस दौरान पे सब्सिस्टेंस यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि प्रोडक्शन का और ज़्यादा क्राइसिस आ गया था, ठीक है, या आ जाता था। So subsistence crisis, what is subsistence crisis? An extreme situation where the basic means of livelihood are in danger. इतना ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं, आप सिंपल वर्ड में अगर कहो तो भुखमरी सी हो गई थी, ठीक है भाई, मैंने बताया ना, और ज़्यादा क्राइसिस आ गए, भुखमरी होने लगी फ्रांस में, लोग जो थे भूख से मरने लग गए, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देखो पिक्चर देख सकते हो, ये पुराने में जो है पिक्चर जो है इस तरीके की ये बनाई हुई है, जिस तरीके की सिचुएशंस थी उसको देखकर कुछ आर्टिस्ट वगैरह ने ऐसी पिक्चर जो है ड्रॉ करी है कि एक ब्रेड के लिए जो है कितने सारे लोग जो है उसे खाने के लिए छीना झपटी हो रही है लोगों में, ठीक है। तो ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई थी जहां पर जो है आपके भूखमरी पैदा हो गई थी फ्रांस में, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। अब इसी दौरान क्या हुआ है कि रिच और पुअर के बीच में तो गैप आ गया, ठीक है, लेकिन यहीं पर जो है आपका रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा जो गैप आया, वहीं पर मिडिल क्लास जो था वो उभर के आने लग गया। ये भी रीजंस थे आपके कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सारे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस हैं। ब्रेड का प्राइस ये बढ़ना, मिडिल क्लास, रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाना,
इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो जाना, सोशल डिस्पैरिटी, जो 3 पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है, ये सारे रीजन है इसमें। अब यहाँ पे एक रीजन ये आता है यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास का ग्रोथ यहाँ पर होने लग गया। रिच और पुअर के बीच में जो ये गैप आया, ये भी एक रीजन रहा है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। साथ ही स्ट्रगल टू सर्वाइव के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, ये एक रीजन, ये भी इनमें से एक रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन है, कॉज था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज। तो ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास देखते हैं इसमें क्या है। तो 18th सेंचुरी इमर्जेंस ऑफ अ मिडिल क्लास, दे हैड अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड। अब इन्होंने अपनी अर्निंग जो है कैसे स्टार्ट करी, मतलब कि हमें अर्निंग अच्छी हो, तो इन्होंने अपनी अर्निंग शुरू की, जो स्टार्ट किया, अब इन्होंने, मतलब ये लोग अब पैसा और ज़्यादा कि भाई उनके पास भी पैसा है, तो इससे ये लोग ओवरसीज ट्रेड करने लग गए, ठीक है, कि ओवरसीज ट्रेड करेंगे तो भाई अच्छी अर्निंग होगी तो थोड़ा सा पैसा हमारे पास आएगा। एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो क्लास इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाई बर्थ। जो एजुकेटेड लोग थे मिडिल क्लास में, ठीक है, वो ये मानते थे, वो ये बिलीव करते थे कि कोई भी सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके की क्लास नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी मीन्स यानी कि कंट्री में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, इस तरीके की क्लास नहीं बनानी चाहिए गवर्नमेंट को या किंग को, मोनार्की को, ठीक है, क्योंकि किंग का रूल था तो मोनार्की शुड बी प्रिविलेज्ड बाई बर्थ। और मतलब ऐसी क्लास, नो क्लास इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाई बर्थ, मतलब कोई भी जो क्लास है, जो सोसाइटी में जो भी क्लास बनाई हुई है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उनको बर्थ का कि वो यहाँ पैदा हुए हैं इस चीज का उन्हें प्रिविलेज भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो खैर क्लास ही नहीं होनी चाहिए, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये नहीं होना चाहिए। और वो ये मानते थे कि भाई उस बेस पे, क्लास के बेस पे किसी को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, कि वो उसका बर्थ इसी क्लास में हुआ है, फर्स्ट क्लास में हुआ है, सेकंड क्लास में हुआ है, थर्ड स्टेट, मतलब फर्स्ट स्टेट में हुआ है, थर्ड स्टेट में हुआ है ना, तो या सेकंड स्टेट में हुआ है, तो उसको बर्थ का पैदा होने का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। आइडिया ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बिकेम पॉपुलर। सो सोसाइटी का आइडिया क्या था? आइडिया ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम रहना है, इक्वल लॉज होने चाहिए सबके लिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बिकेम पॉपुलर, और जो अपॉर्चुनिटी लोगों को जो मिली हुई है वो सबके लिए होनी चाहिए, सब उस अपॉर्चुनिटी को जानने पाए। आइडियाज गिवन बाय फिलोसोफर लाइक जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो कुछ आइडियाज हमारे जो वहाँ के उस टाइम के जो फ्रांस के फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी स्टेट को लेके इक्वल स्टेट होना चाहिए, मतलब कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इन सब बातों को लेके फिलोसफर ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने अपनी थिंकिंग्स जो है अपनी बुक में डाली और अपने जो फ्रांस के जो लोग थे उनके साथ अपनी थिंकिंग्स को शेयर किया, ठीक है, जिनमें से जो फेमस रहे वो आपके जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू थे, ठीक है, जिन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी या इक्वल, लिबर्टी तो मतलब इतना ज़्यादा उस समय नहीं आया था, इक्वालिटी, फ्रीडम, इक्वल लॉ टू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इन सब को लेके इन्होंने अपने अपने जो विचार, जो थिंकिंग्स थी वो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी एंड देन लोगों तक अपने विचार जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। नाउ स्प्रेड ऑफ आइडियाज में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, स्प्रेड ऑफ आइडियाज, फ्रेंच फिलोसफर, ये जो मैंने अभी आपको बताया, वर सो इन्फ्लुएंशियल दैट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। तो फ्रेंच फिलोसफर वर सो इन्फ्लुएंशियल दैट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेंच के फिलोसफर थे वो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से वो बड़ा प्रभावित थे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि गारंटी दी हुई थी इंडिविजुअल को क्या गारंटी दी थी? राइट्स दिए थे, हर इंडिविजुअल के अपने खुद के राइट्स थे, ठीक है। वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया फ्रांस के फिलोसफर्स के लिए, ठीक है, फ्रांस के फिलोसफर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बना कि वो कि जो अमेरिका है वहाँ पर लोगों को अपना इंडिविजुअल राइट्स जो है वो अमेरिका के लोगों को मिले हुए हैं, तो वो हर चीज़ में अमेरिका का एग्जाम्पल जो है वो देते थे। दीज आइडिया वर डिस्कस इंटेंसिवली, और ये आइडिया बड़े इंटेंसिवली डिस्कस किए जाते थे। सालोन्स, जो कुछ टाइप के ये आइडियाज़ थे, कॉफ़ी हाउसेस में, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू बैठ के, कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के बातचीत वगैरह की जाती थी, आइडियाज़ शेयर किए जाते थे। तो ये जो आइडियाज़ थे ये शेयर करते थे जो फिलोसफर्स थे फ्रांस के, जो सैलून्स होते थे, मेले वगैरह लगते थे, वहाँ पर अपने आइडियाज़ शेयर करते थे। कॉफ़ी हाउसेस जहाँ जाकर लोग उस टाइम पर कॉफ़ी वगैरह पिया करते थे, वहाँ पर अपने आइडियाज़ बुक्स में लिखा करते थे, न्यूज़पेपर्स में लिखा करते थे। तो उसी दौरान जो है ये एक न्यूज़ आई कि जो
लुई 16 है वो ये प्लान कर रहे हैं इम्पोज फर्दर टैक्सेस, ज़्यादा ज़्यादा और टैक्सेस लगाने के बारे में जो है ये सोच रहे हैं, टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड, टू मीट द एक्सपेंसेस, अपनी कंट्री के एक्सपेंसेस, अपनी कंट्री के खर्चों, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए और भी कुछ ये टैक्सेस जो थे वो लगाने का या टैक्सेस नए नए टैक्सेस बनाने का जो ये प्लान कर रहे थे। और प्लान तो चलो टैक्सेस बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो ये विशेषाधिकार का जो मिला हुआ था, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को विशेष अधिकार मिले थे ना, स्पेशल प्रिविलेज जिसे कहते हैं, इसके अगेंस्ट में इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे लोगों के उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ जो है इन्होंने क्रोध और विरोध भी उत्पन्न किया। ठीक है, मतलब इसके खिलाफ ये थोड़ा बोले कि भाई ये सारी चीजें जो है मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडिया ऑफ फिलोसफर्स की आइडिया ऑफ फिलोसफर्स एक्चुअली में आइडिया ऑफ फिलोसफर्स क्या रहे। ठीक है, तो फर्स्ट जो फिलोसफर रहे वो थे जॉन लॉक। ठीक है, तो इनका इनकी जो क्या कहते हैं थिंकिंग्स जो थी, ठीक है, आइडियाज जो थे, ठीक है, थिंकिंग आइडियाज कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनके आइडियाज क्या थे कि 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के जो सरकार के 2 ग्रंथों ने राजा के जो दैवीय अधिकार थे और राजा के जो ये था ना अधिकार, उसका पूर्ण अधिकार जो था राजा का, ठीक है, उन दोनों के सिद्धांतों को खारिज कर दिया था। यानी कि गवर्नमेंट की 2 ट्रीटीज, 2 जो ग्रुप्स थे, कुछ गवर्नमेंट की, कुछ 2 जो भी गवर्नमेंट थी राजा की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्हीं में से कुछ 2 ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने राजा के ये दैव्य अधिकार और साथ ही साथ एब्सोल्यूट राइट यानी पूर्ण अधिकार मोनार्की में, ठीक है, इनको खारिज कर दिया। इन्होंने अपनी ये बुक में लिखा कि ऐसे ऐसे करके खारिज कर दिया। ठीक है, ऐसा हुआ, इन्होंने अपनी बुक में लिखा, उनके सामने हुआ होगा तो इन्होंने लिखा। नेक्स्ट है रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, और इन्होंने फिर क्या किया, जॉन लॉक के आइडिया को फॉरवर्ड किया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होनी चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के अधिकार के बारे में सोचे बिटवीन पीपल और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों की बातों को जो गवर्नमेंट तक या राजा तक जो पहुंचा रहे हैं, दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तरीके का इन्होंने ये आइडिया रखा और इस आइडिया के साथ इन्होंने अपने विचार को, अपने आइडिया को जो है जॉन लॉक के साथ ही इन्होंने अपने आइडिया में थोड़ा सा ये और चेंजेस या ये और अपने आइडिया डाल के इस चीज को जो है इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आप क्या आते हैं मोंटेस्क्यू। इन्होंने एक नया अपना इन्होंने थोड़ा सा एक और नया आइडिया दिया, द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या था कि जो है कानून की भावनाएं, स्पिरिट लॉ के लिए जो है आपकी जो रिस्पेक्ट है, तो लॉ की जो रिस्पेक्ट जो लोग करते हैं तो उनमें एक कानून की रिस्पेक्ट की एक भावना होती है, एक स्पिरिट होती है। तो इन्होंने क्या आइडिया रखा कि प्रपोज डिवाइन पावर, उसके पास डिवीजन ऑफ पावर, जो लॉ है, जो कानून है, उसकी जो पावर्स होती हैं वो डिवीजन होना चाहिए, पावर्स में डिवीजन होना चाहिए। डिवीजन क्या होना चाहिए, विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव की पावर्स अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, जैसा आप 7th में 8th में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इस तरीके का पढ़ते हुए आ रहे हो। लेजिस्लेटिव क्या करती है, ठीक है, कानून बनाना, लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट कराती है, और जुडिशरी जो लॉ को फॉलो नहीं करता है या हुज एनीवन वायलेट्स द लॉ, वो जुडिशरी उसको पनिश करती है। ठीक है, अब जुडिशरी पनिश करती है तो इस वजह से क्या रहेगा कि सारे जो ये ग्रुप्स हैं, कानून जो चल रहा है उस कानून में वो लॉ को चलाने के लिए जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को अलग अलग जो है वो पावर दी गई है। सो पावर देने की वजह से सभी लॉ को अच्छे से रन कराएंगे। ठीक है, किसी एक ही ग्रुप के पास कोई पूरी पावर्स नहीं है, सबकी पावर्स जो है अलग अलग डिवाइडेड होनी चाहिए, ऐसा मोंटेस्क्यू ने अपने आइडियाज में कहा। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ फाइनली इतनी सारी चीजों के बाद जो है रेवोल्यूशन आउटब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी कि रेवोल्यूशन आपका फूट पड़ता है। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, फूट गया, यहाँ प्रकोप, एकदम रेवोल्यूशन का प्रकोप जो है वो भड़क कर क्या हुआ, उसका क्या आउटब्रेक निकला या क्या आगे उसके रिजल्ट्स क्या हुए वो देखेंगे। ठीक है, सो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आउटब्रेक इसलिए भी हुआ क्योंकि लुई 16 जो थे डे बाय डे जो है वो टैक्सेस बढ़ाते जा रहे थे फ्रांस की ये फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम, जो पुराना जो फ्रांस था, द मोनार्क्स डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल एलोन। तो पुराने ओल्ड रिजीम में फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था, उनको इतनी पावर्स नहीं थी कि वो जो है टैक्स जो है वो इम्पोज करें
अपनी विल के अकॉर्डिंग अकेले, मतलब राजा अकेले अपनी विल के हिसाब से, अपनी मर्जी के तरह, अपनी मर्जी के हिसाब से जो है टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था, ठीक है, ओल्ड रिजीम में, पुराने उसमें। अभी लुई 16 के टाइम पे जो है इन्होंने अपना एक नया रूल बना लिया, टैक्स इम्पोज करके नई तरीके से इनकी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सो रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द जर्नल, स्टेट जर्नल। अब रादर आगे उसको क्या करना पड़ता था कि मतलब सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए उसने स्टेट जर्नल्स की मीटिंग बुलाई, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो उन लोगों ने राजा का प्रपोजल आगे न्यू टैक्सेस के, नए टैक्सेस लगाए जाएं, इसके लिए उसका प्रपोजल आगे बढ़ाया, ठीक है। द स्टेट जर्नल was a political body, स्टेट जर्नल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी, to which the 3 states sent their representative respectively, जिसमें तीनों स्टेट की तरफ से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल बॉडी में स्टेट जर्नल के पास भेजेगा, सेकंड स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जर्नल के पास भेजेगा, और थर्ड स्टेट किसका था, ना कॉमन पीपल्स का, जो कि 90% ऑफ द पीपल कॉमन पीपल्स में आते थे, जो आम जनता थी, ठीक है, उनको थर्ड स्टेट में रखा गया था। और उनकी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव जो था वो पॉलिटिकल, आपके क्या थी ये स्टेट जर्नल, हाँ एक पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल बॉडी थी स्टेट जर्नल, इसके पास थर्ड स्टेट भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, ठीक है। सो द मोनार्क अलोन कुड डिसाइडेड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ हिज बॉडी, ऑफ दिस बॉडी। तो मोनार्क यानी कि किंग जो है, मोनार्क यहाँ पर किंग को रिप्रेजेंट ही कर रहा है, ठीक है। तो मोनार्क जो किंग है वो अकेले ही ये डिसाइड कर लेता था कि कब स्टेट जर्नल के और तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी मीटिंग्स कब बुलानी है, कब उन बॉडीज को बुलाना है, वो अकेले ही डिसाइड करता है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614, और लास्ट टाइम मोनार्क्स के साथ इन तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग्स स्टेट जर्नल के साथ और राजा के साथ लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो 1614 में हुई थी, ओके। Come to the next 5 May 1789, Louis 16 called an assembly of the state journal. Louis 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जर्नल की, ठीक है, मीटिंग्स करने के लिए 1789 में, ठीक। उसके बाद फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से आपके 300 लोग आए फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को लेके पॉलिटिकल बॉडी स्टेट जर्नल के पास, ठीक है। एंड ईच एंड 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट, और ऐसी थर्ड स्टेट से जो है 600 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। जो थर्ड स्टेट थे उसमें से जो 600 लोग पहुंचे थे उनमें ज़्यादा प्रॉस्परस और ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे। अब वो सारी चीज़ें समझने लग गए थे कि राजा क्या कर रहा है, किंग क्या कर रहा है, मोनार्की का क्या मतलब है, असेंबली क्या कर रही है, स्टेट जर्नल की असेंबली क्या कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट में जो है ज़्यादा एजुकेटेड लोग होने लग गए थे। फोर्थ क्या हुआ उसके बाद, पीजेंट्स, आर्टिजन एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। सो पीजेंट्स जो थे थर्ड स्टेट में ही, पीजेंट्स, आर्टिजन्स और औरतों को इस असेंबली में घुसने की परमिशन नहीं दी गई, या आप ये कह लो इस असेंबली या इस मीटिंग से वंचित रखा गया, उनको इन सब मीटिंग से वंचित रखा गया, यानी कि अलग रखा गया, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है असेंबली की मीटिंग से, ठीक है। बट दे सेंड देयर डिमांड्स एंड ग्रीवेंस थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इन्होंने, क्योंकि थर्ड स्टेट में थे तो इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने डिमांड्स वहां पर रखवाए, अपने ग्रीवेंस वहां रखवाए, जो उनका दुख था, अपनी ग्रीफ्स, ठीक है, उनका दुख तकलीफ जो थी वो अपने डिमांड्स वहां अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पॉलिटिकल बॉडी यानी स्टेट जर्नल के सामने और किंग के सामने रखवाए, ठीक है। वहां बोला रिप्रेजेंटेटिव से भाई हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो आप किंग के पास लेके जाओ, ओके। नेक्स्ट आता थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग शुड बी कंडक्टेड वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। थर्ड स्टेट की सबसे पहली ये डिमांड थी कि वोटिंग कंडक्ट होनी चाहिए इस तरह से कि हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, ये नहीं कि वुमेन्स वोट नहीं कर सकती हैं, और मैन में भी वो वोट कर पाते थे जिनकी जमीन हो, जायदाद हो, अच्छी थोड़ा सा अच्छे फैमिली से हो, सबसे ज्यादा था इंपॉर्टेंट कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो। मैन में भी वो लोग वोट करेंगे जिनकी खुद की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वुमेन्स को तो अधिकार ही नहीं था वोटिंग का। बट द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द किंग, लेकिन किंग ने उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जर्नल स्टेट की असेंबली पॉलिटिकल बॉडी में वहाँ जो बैठे थे, उन्होंने क्या किया, जब किंग ने ये रिजेक्ट किया तो वो गुस्से में वहाँ से वॉकआउट करके जो थे वो चले गए और उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, ओके। सेम ऐसे जो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जो आप पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर पढ़ रहे हो, यही सेम चीज़ हमारी कंट्री में भी घटित हुई व्हेन ब्रिटिशर्स टुक ओवर द चार्ज ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरी गवर्नमेंट का चार्ज ले लिया, हमारे पर पूरा रूल करने लगे, पूरी अच्छी तरीके से रूल करने लगे। सिर्फ फर्क ये था कि वो ब्रिटिशर्स थे जो कि हम पे रूल कर रहे थे, हम इंडियंस थे जो थे, ठीक है, हम नहीं थे फिलहाल।
तो उनके ऊपर वो लोग रूल कर रहे थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये मोनार्की था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी जो रूल है, ब्रिटिशर्स जो है वो भी मोनार्की फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके यहाँ भी किंग का ही रूल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क ये था कि अपनी ही जनता के ऊपर अत्याचार राजा जो है वो करने में लगा हुआ था, इसीलिए वहां की जनता जो थी वो राजा से मतलब राजा से बहुत ज्यादा खफा नहीं कह सकते, राजा से बहुत ज्यादा खुन्नस खाई हुई थी, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा खुन्नस खाई हुई थी कि धीरे धीरे ये सारे जो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ठीक है, इकोनॉमिक टैक्सेशन सिस्टम, सोशल डिस्पैरिटीज, और क्या था, गैप बिटवीन रिच पुअर एंड रिच के बीच में, इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फिलोसफर के जो आइडियाज थे उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में आग डालने का काम किया, ठीक है, बहुत। और राइज ऑफ मिडिल क्लास, और क्या हो गया, वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सारे कॉजेज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो धीरे 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 इतनी सारी चीजें फ्रांस में हो रही थी कि लोग इतने ज्यादा खुन्नस खाए हुए थे कि फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट हुआ, ठीक है। पहले तो छोटे छोटे रेवोल्यूशन होते रहे, जैसे आपने देखा वो जेल में, बैस्टाइल जेल में, फ्रांस की जेल में जो अटैक किया लोगों ने, ठीक है, वहां पर किंग को मारने की कोशिश करी और जो कैदी थे उनको बाहर निकाल दिया, ये सारी चीजें धीरे धीरे उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे रेवोल्यूशन होने लगे, जैसे इंडिया में हो रहे थे एट द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हो रहे थे, जब लोगों को, इंडियन लोगों को पता चला कि भाई ये ट्रेड करने के मकसद से तो नहीं आए हैं, ऐसा इनका विचार और इनकी स्थिति, सिचुएशन तो ऐसे नहीं लग रही है, तो हम पे रूल कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, एग्रीकल्चर को अपने कंट्रोल में कर लिया, इवन इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में कर लिया, कॉटन इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से अपने कंट्रोल में कर लिया, रॉ मटेरियल सारा जब्त कर लिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो अब वहां पर भी क्या हुआ, इंडिया में भी हमारे क्या हुआ, छोटे छोटे रेवोल्यूशन हुए ना, पहले छोटे छोटे से शुरुआत हुई इस चीज को लेकर आंदोलन, वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे, वो अपना मतलब इंग्लिश एजुकेशन जो था वो स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद फिर छोटा वो आपका क्विट, वैसे ये बहुत बड़े रेवोल्यूशंस माने जाते हैं, और क्यों, बिकॉज ये लास्ट में हुए रेवोल्यूशन जब इंडिया गॉट फ्रीडम के कगार पे जब पहुंच रही थी, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन। लेकिन कुछ छोटे छोटे रेवोल्यूशन जैसे सॉल्ट वाला था, डांडी मार्च था, ये चले आ रहे थे पहले से। तो इस तरह से सेम चीज फ्रांस में भी हुई, फ्रांस में भी आपके छोटे छोटे जो है वो आपके रेवोल्यूशन यहाँ वहां ब्रोकआउट होने लग गए थे, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट्स के साथ और क्या क्या हुआ। सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के, वो देख रहे थे अपने आप को वो स्पोक्समैन रिप्रेजेंट कर रहे थे फॉर होल ऑफ द फ्रेंच नेशन, क्योंकि थर्ड स्टेट में फ्रांस की कम से कम 90% जनता जो थी वो फ्रांस की आती थी। जो थर्ड स्टेट था उसमें कम से कम 90% जनता जो थी वो फ्रांस की आ रही थी उसमें, ठीक है। बाकी तो ठीक है, तो फ्रांस की करीब 90% जो पॉपुलेशन थी वो आम लोगों की पॉपुलेशन थी। आम लोग आपके हो गए यानी कि कॉमन पीपल, यानी कि वही लोग जो आपके थर्ड स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो 90% पॉपुलेशन करीब जो थी वो आपकी किसकी थी, थर्ड स्टेट में जो कॉमन पीपल आते थे। फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में आती थी। तो 20 जून रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल्ड। तो 20 जून को क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव थे आपके थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबल्ड हुए इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पर ऑल विल कलेक्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सैलिस के ग्राउंड पे, ठीक है। वर्सैलिस के ग्राउंड, वर्सैलिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, वहां का ग्राउंड था, वहां पर सारे लोग जो है एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, सेम वे जैसे कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ये भी एक इवेंट है हिस्ट्री के अंदर इंडिया में, ये एक रेवोल्यूशन टाइप था, कि रेवोल्यूशन नहीं, मतलब हम रेवोल्यूशन नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा इवेंट था कि वहां पर वो बैसाखी का सेलिब्रेशन कर रहे थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। और वहां पर तो खैर गोली चलाई और वो कुछ चीजें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि भाई इनको किस तरीके से यहाँ से भगाया जाए, कुछ जो हमारे क्रांतिकारी थे वो उसमें शामिल होकर कि भाई बैसाखी का मेले का फंक्शन चल रहा है, वहां पर हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से कैसे भगाया। अब किसी ने जाके ब्रिटिशर्स को, जनरल डायर को ये बोल दिया कि भैया वहां पर जो है हम लोगों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ या आपके खिलाफ जो है वहां पे कुछ प्लान बनाया जा रहा है। अब उसने आओ देखा ना ताओ, जनरल डायर ने अपने सिपाही लेके चला और जाकर जलियांवाला बाग पे उसने अटैक कर दिया। वहां पर कोई ऐसा कोई प्लान बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं आया था, बस जस्ट दे वांट टू डिस्कस कि भाई कैसे किया जाएगा, ठीक है, कैसे हम ब्रिटिशर्स को या मनाएं या हम उन्हें वायलेंस है या नॉन वायलेंस है, किस तरीके से हम उन्हें मनाएं, ठीक है। सो ये भी एक तरीके का सारे लोग इकट्ठे हुए। तो सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा नहीं, कि 20 जून को जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो यहाँ पर सारे कलेक्ट हुए, एकत्रित हुए एंड डिक्लेयर देमसेल्व एज अ नेशनल असेंबली, और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली जो है उन्होंने घोषित कर दिया, ठीक है। सो
swore to draft a constitution of France that would limit the power of the monarchs. ठीक है, ये था कि अब क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, उन्होंने एक संविधान को बनाने का एक मसौदा तैयार किया. मसौदा मीन्स हो गया एक काइंड ऑफ अ प्रपोजल कि हम अपना संविधान बनाएंगे. इन्होंने खुद ही थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली. ठीक है, तो एक नेशनल असेंबली इन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को और अपने लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, एक प्रपोजल तैयार किया. और उस प्रपोजल में क्या था कि जो है हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जो सम्राट है, जो किंग है, राजा है, उसकी जो है आपकी शक्तियां जो है वो सीमित हो जाएंगी. मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सम्राट की शक्तियों को जो है सीमित कर देगा. ठीक है, सो उससे मतलब वो अकॉर्डिंग टू द उसी संविधान के तहत चलेगा, उससे आगे वो कुछ उल्टा सीधा मतलब हमारे साथ नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो ओथ जो इन्होंने खाई, जो शपथ खाई, वो खाई इन्होंने वर्सेलिस में. एक टेनिस ग्राउंड था, इंडोर टेनिस ग्राउंड था, वहां पर जाकर इन्होंने ये शपथ खाई कि भाई हम जो है मिलके सब एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे. तो उसके लिए प्रपोजल पहले तैयार होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. सो प्रिपरेटरी द स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग ऑफ जैक्यूज लुइस डेविड. तो जैक्यूज लुइस डेविड ने ये एक पेंटिंग तैयार करी थी उस जमाने में. फ्रांस के जो पेंटर थे ये एक. द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हैंग इन द नेशनल असेंबली. और बाद में जो है ये पेंटिंग जो थी, जो नेशनल असेंबली बनी, थर्ड स्टेट ने जो अपनी नेशनल असेंबली जो बनाई थी, वो वहां पर नेशनल असेंबली में ये पेंटिंग जो है वो वहां पर हैंग करी गई. ठीक है, अभी थर्ड स्टेट को लीड कौन कर रहा था, अभी ये देखते हैं. थर्ड स्टेट वाज लेड बाय Mirabeau brought out a journal and delivered powerful speech to the crowds assembled at Versailles. अभी वर्सेलिस में जो क्राउड इतना सारा असेंबल्ड था वहां पर, तो जो मीराब्यू थे उन्होंने एक जर्नल तैयार किया बड़ा अच्छा सा और वहां पे उन्होंने अपनी एक पावरफुल स्पीच जो है वो डिलीवर करी. ठीक है, सो जिससे कि पावरफुल स्पीच जब उन्होंने लोगों के सामने जब डिलीवर करी तो उससे क्या होगा ना, लोगों में और जोश जागेगा कि नहीं भाई मोनार्क को जो है हमें उखाड़ के जो है खत्म करना है किसी भी चीज में. दूसरा जो आप पिक्चर देख रहे हो वो है आपकी एबी सेज की रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट. इन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट तैयार किया कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट. तो उसमें ये लिखा गया, पूछा गया कि थर्ड स्टेट क्या है. आपने कॉमनर्स को, जो कॉमन पीपल थे लेकिन वो अब एजुकेटेड थे, ठीक है, और पहले भी थे वो एजुकेटेड, अब और उसमें एजुकेटेड लोग आ गए थे. ठीक है, तो ही इज गोइंग टू आस्क टू द गवर्नमेंट और द मोनार्क और द किंग से वो पूछ रहे थे कि जो आपने थर्ड स्टेट में कॉमनर्स को डाला है कि ये थर्ड स्टेट क्या है, किस लिए है, किस लिए आपने बनाया है. ना तो आप उसको कोई फ्रीडम है, ना कोई इसको रिस्पेक्ट है, ना कोई इसको राइट्स हैं, कुछ नहीं है, तो किस लिए ये थर्ड स्टेट बनाया है. ठीक है, उन्हें भी कुछ राइट्स, फ्रीडम, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. सो वाइल यहाँ पर जो है ये लोग नेशनल असेंबली में वर्सेलिस में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे हैं, उसका प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके लिए जो है लगे हुए हैं. ठीक है, उधर क्या हो रहा है, रेस्ट ऑफ द फ्रांस में जो है बड़ी उथल पुथल जो है मची पड़ी है कि भैया अब क्या होगा. और उथल पुथल क्या मची पड़ी है, जगह 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 छोटे छोटे जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई. जब भी नेशनल असेंबली तैयार हुई थी थर्ड स्टेट की, जब भी नेशनल असेंबली तैयार हुई थी, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अभी थर्ड स्टेट की असेंबली तो नेशनल असेंबली तैयार हुई, लेकिन वहां किंग ने क्या किया, राजा ने क्या किया, उसको जो है इनवैलिड कर दिया, डिनाई कर दिया कि इसको किसी भी तरीके का, हम इस नेशनल असेंबली को किसी भी तरीके का हक या राइट हम नहीं देंगे, उसे इनवैलिड करा दे, हम इसको कोई वैलिडिटी नहीं देंगे, ये इलीगल है. साथ ही साथ उसने थर्ड स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी जो है पोस्ट से हटा दिया, पोस्ट से हटा दिया, यानी कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है डिसमिस कर दिया उसने. ठीक है, सो यहाँ फ्रांस में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी. एक तो ब्रेड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, हाइकिंग हो रहा था प्राइस, उधर जो है आपका टैक्सेशंस बहुत बढ़ रहे थे, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. और जगह 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 ऑल ओवर द होल ऑफ द फ्रांस देयर आर स्मॉल स्मॉल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम, अगेंस्ट द किंग लुइस 16 वहाँ आकर होने लग गए. ठीक है, सो कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्रांस, अगर हम कंडीशन बाकी फ्रांस की कंडीशन अगर हम देखते हैं कि क्या हुआ था, जब भी नेशनल असेंबली को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया राजा ने, किंग ने, तभी ड्यूरिंग दैट पीरियड दिस लेड टू द नेशन वाइड प्रोटेस्ट, यानी कि पूरे नेशन में जो है अलग अलग छोटे छोटे नेशन वाइड प्रोटेस्ट होने लगे राजा के अगेंस्ट, राजा की पॉलिसी के अगेंस्ट, सोशल स्टेटस के अगेंस्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस के अगेंस्ट, वॉर जो ये लोग अपने जो भेज रहे थे लोग दूसरे वॉर में, अमेरिकन कॉलोनीज जो बनी हुई थी वहां पे ब्रिटेन से लड़ने के लिए. ठीक है, सो ये सारी चीजें चल रही थी, तो ऑल ओवर द नेशन वाइड जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया राजा के अगेंस्ट में. ठीक है, नाउ रेस्ट ऑफ द कंडीशन फ्रांस की क्या थी कि यही थी, तो सिवियर विंटर चल रहा था और बैड हार्वेस्ट हुई थी, यानी कि जो फसलों की कटाई हुई थी वो सारी खराब हो गई थी. फसलों की कटाई करके वहां पे जो रखा था तो ओले वगैरह पड़ने की वजह से, बर्फ पड़ने की वजह से जो है सब खराब हो गया. ब्रेड के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रहे थे,
इवन आफ्टर ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होल्डेड द सप्लाई। जो बेकर्स होते थे, क्योंकि जो वीट्स आता था बेकरी में, और वीट से जैसे ये हम लोग जिस तरीके की चपाती वगैरह खाते हैं, तो दे डोंट ईट दैट काइंड ऑफ अ चपाती, ठीक है। ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग का जो वीट से जो खाने की जो चीज़ें, ये लोग ब्रेड खाते हैं बेसिकली, जो आपने देखी होगी पिज़्ज़ा ब्रेड देखी होगी, या नॉर्मल बंद वगैरह जो होता है, तो ये लोग ज़्यादातर उस तरीके की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। सो बेकरी में वो वीट जाता है, उसकी ब्रेड बनती है, और ब्रेड बनने के बाद वो सप्लाई वगैरह होती है। तो जो ब्रेड बनाता है बेकरी में उसे बेकर्स बोलते हैं। तो बेकर जो थे वो सिचुएशन का फायदा बहुत उठाते थे, ठीक है, और एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, और जो ब्रेड की सप्लाई थी उसको होल्ड पे डाल देते थे कि ब्रेड की सप्लाई नहीं होगी, कॉमन पीपल्स के लिए नहीं होगी, और राजा को क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो जाएगा ही, उसके पास तो ब्रेड पहुंच जाती थी, ठीक है। सो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स, अभी यहाँ जो लोग थे, जो पीपल्स यानी जो मैन थे, जो मर्द लोग थे, वो तो बेसिकली नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, ड्राफ्टिंग करने में, इन सब में बिजी थे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, यहाँ पर जो वुमेन्स थी उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो थी ब्रेड की लेने की लिए वो लोग घंटों लाइन में खड़ी रहती थी बेकरी के पास, क्यू बना के, ठीक है, लाइन में खड़ा रहना है उनको, और इतनी भीड़ हो जाती थी, क्राउड बहुत हो जाता था। वो सारा क्राउड जो था ना औरतों का, वो सडन एकदम से गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने की वजह से उन्होंने क्या किया, सारी जो बेकरी थी, सारी शॉप्स जो थी, जिन शॉप से वो लोग ब्रेड वगैरह खरीद के लेकर आते थे, सारी शॉप्स को पे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। वहां पर जो है लड़ाई झगड़ा जो है सारा मच गया, ठीक है। एट द सेम टाइम, वही सेम टाइम क्या हो रहा था, किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। वही सेम टाइम किंग ने क्या किया, अपने ट्रूप को जो है ऑर्डर दिया, साथ में उसकी आर्मी सबको ऑर्डर दिया कि पेरिस की तरफ को जो है वो आप मूव करो, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉमिंग ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल का तूफान। अभी यहीं क्या हुआ था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन तभी स्टार्ट हो गया, इट्स द बिगिनिंग, जब भी नेशनल असेंबली को इनवैलिड किया था, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड आफ्टर दैट, ये जो अभी छोटा सा आपने प्रोटेस्ट देखा, जगह जगह डिफरेंट प्रोटेस्ट हो गए, जब नेशनल असेंबली को इनवैलिड डिक्लेयर किया, तब यहाँ पर ऑल ओवर द फ्रांस में यहाँ जो है आपके प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, एंड प्रोटेस्ट फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे सारे पूरे फ्रांस में जो ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इन्होंने आगे चल के बड़े से फ्रेंच रेवोल्यूशन का रूप जो है वो ले लिया। अब क्या था, जो एंग्री मॉब था, जो गुस्से, मतलब बेस्टाइल का तूफान इसीलिए बोला गया है, जो एंग्री मॉब था, जो एंग्री लोग थे, गुस्से में जो लोग थे, वुमेन्स हो गई और जो मेन्स हो गए, जो नेशनल असेंबली को इनवैलिड अप्रूव किया, इन लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल जो जेल थी, जो आपने स्टार्टिंग में जो पिक्चर देखी थी चैप्टर स्टार्ट होने के टाइम पे, उस बेस्टाइल जेल में जाकर इन्होंने अटैक कर दिया। गुस्से से भरी हुई भीड़ ने जेल में जाकर, जेल बहुत बड़ी जेल थी, वो आपने पिक्चर में देखा ही है स्टार्टिंग चैप्टर में, ठीक है, उस जेल पे जाकर जो है इन्होंने अटैक। सो इस गुस्से से भरी हुई जो भीड़ थी, जिन्होंने जेल पे अटैक किया ऑन 14 जुलाई 1978, यही 14 जुलाई 1978 जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट मानी जाती है। और जैसे ही इन्होंने जेल में अटैक किया, वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनको जो है वहाँ से फ्री कर दिया। वैसे वहाँ पे प्रिजनर्स ज़्यादा कोई थे नहीं, सिर्फ 7 कैदी थे वहाँ पर, उनको फ्री कर दिया, और इन्होंने जेल की दीवार को, पूरी दीवार को जो है उस मतलब ऊपर चढ़ गए। किले में किला टाइप होता था, जेल जो होता था किला टाइप होता था, और वही जेल, उसी में किला होता था, उसी में जेल होती थी, वो राजा भी वहीं रहता था, मतलब कभी कभी, और वैसे राजा का पैलेस अलग होता था, ठीक है। वो जेल की जो दीवार है उसे नीचे गिराकर ग्राउंड पे जो है फॉल डाउन कर दिया, गिरा दिया उस जेल की दीवार को। एंड दिस द फॉल ऑफ अ बेस्टाइल वॉल मार्क द फॉल ऑफ द मोनार्की। जैसे ही बेस्टाइल की जेल जो है वो तबाह होती है, पूरी उसकी दीवार गिर जाती है, दिस मार्क द फॉल ऑफ मोनार्की। यहीं पर जो है मोनार्की के खत्म होने का साइन भी जो है दिख गया था, ठीक। सो एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल इन द कंट्री साइड र्यूमर। जो कंट्री साइड था, यानी कि जो मेन सिटी के अंदर ना, जो किनारे किनारे बॉर्डर पे जो फ्रांस के जो लोग रहते थे, स्प्रेड दैट लॉर्ड ऑफ द मेनार हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स who were on their way to destroy the reap crop। यानी कि यहाँ जो क्या था, जो कंट्री साइड्स में ज्यादातर क्या होते थे, जो खेत वगैरह होते थे ना, वो होते थे कंट्री साइड्स में, खेत वगैरह होते थे। तो वहाँ ग्रामीण इलाकों में ये अफवाह फैल गई कि जागीर के जो स्वामी है, जागीर जितनी भी है, जिनके उसके जो स्वामी है, जो हेड हैं, उन्होंने लुटेरों के गिरोह को जो है रखा हुआ है, ठीक है, काम पे रखा है। और वो लुटेरों का जो गिरोह है, पूरा जो ग्रुप है, वो जो है आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, जो अच्छी फसलें हैं, जो बढ़िया अच्छी जो फसल है, जो पक्की फसल है, उनको फसलें इंग्लिश घुस जाती है, जो अच्छी फसल है उनको जो है नष्ट करने के लिए आ रही है। अफवाह फैली, ऐसा कुछ नहीं था। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, क्योंकि जो कंट्री साइड के लोग थे, जो किसान पीपल्स हैं, उनको ज़्यादा नहीं मालूम था कि सिटी में मेन क्या हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये अफवाह फैलाई गई कि भाई वो लोग जो है आ रहे हैं, बल्कि ये वो लोग नहीं थे, ये थे बेसिकली
किंग के सताए हुए ही जो लोग थे उन्होंने जेल की दीवार को पूरा गिरा दिया था। मोनार्की यहाँ से जो थी वो फॉल ऑफ द मोनार्की हो रही थी। तो ये अफवाह वहाँ पर फैली कि जो जागीर के जो स्वामी हैं उन्होंने कुछ लुटेरों का जो गिरोह है उसको काम पे रखा हुआ है और वो लोग आपकी पक्की जो फसल है उसको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, ताकि जो किसान हैं और वहाँ पे जो कंट्री साइड में जो लोग हैं वो इन लोगों पर जो है वो हमला कर दें। फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो गई और अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। पत्रकारिता की मतलब स्वतंत्रता मिली और घटनाओं पर, कोई भी घटना है उस पर विरोधी विचार व्यक्त अब किए जा सकते थे, पहले नहीं थे लेकिन अब हो सकते थे। ठीक है, कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, ठीक है, भय में जो लोग फंसे रहते थे कि डर 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 में जो है फंसे रहते थे, तो कई जिलों में पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज हुए एंड पिचफॉक्स एंड अटैक चैट्योक्स। ठीक है, जो पीजेंट्स थे बेसिकली जो किसान थे कई जिलों में, यानी कि जो फार्मर्स वगैरह थे अलग अलग विलेजेस में जो फार्मर थे, उन्होंने क्या किया था, जो हंसिया जो होज पिचफॉक्स और चैट्योक्स ये क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो क्या है। इसमें से जो हो है जैसे फावड़ा होता है, जो एग्रीकल्चर करने के लिए फावड़े का यूज़ किया जाता है, खुदाई करी जाती है ना, तो ये उन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टूल्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। एंड चैट्योक्स जो है, चैट्योक्स जो लिखा हुआ है ये एक फार्म लैंड है और वहाँ पर जो लैंड के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनका पैलेस भी वहीं पर ही हुआ करता था। ठीक है, ये यहाँ पर है, अभी आगे मैं आपको इसको बताऊंगी। जो चीज़ें थी आपकी होज पिचफॉक्स, ये क्या किया किसानों ने जो है इस पर, मतलब बेस्ट टाइम पे जब हमला किया तो उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके पैलेसेस वगैरह पर भी हमला किया और ये सारी चीज़ें जो थी किसानों ने ये सब कुछ जब्त कर लिया। ठीक है, अपने पास इनको इन सारी चीज़ों को जो है अपने पास रख लिया, एक तरीके से कब्जा कर लिया उनके ऊपर। ठीक है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि वो थोड़े से मतलब वो डरे हुए थे और डर के अभाव में आकर, डर के उम्दान कहते हैं उम्दान में आकर, ठीक है, भय के उन्माद में आकर, ऐसे बोला जाता है प्रॉपर हिंदी में, भय के उन्माद में आकर उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो थी वो अपने पास जो है ये सब कुछ उन्होंने जब्त कर लिया। ठीक है, एंड टेक्सटाइल रिवोल्ट के ही टाइम पर जो आपके ये थे पैलेसेस थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह के जो पैलेसेस थे उन पर हमला कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, वो भी डर के वजह से कि कहीं जो है हमको ना मारा जाए। इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो छोटे छोटे रेवोल्यूशन मैंने आपको अभी बताया कि जो हो चल रहे थे। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं इसमें हो पिचफॉक्स और ये सब क्या है। ये है आपका चैट्योस, तो कैसल होता था और स्टेटली रेजिडेंट स्टेट यानी कि जो कंट्री है वहाँ पर राजा या मंत्री उनका रहने के लिए रेजिडेंस होता था, रहने की एक जगह होती थी। ठीक है, कैसल भी कहते थे। बिलोंगिंग टू अ किंग, जो कि स्पेशली किंग को बिलोंग करता था, या फिर और अ नोबल मैन। नोबल मैन का मीनिंग यहाँ पर यही है कि या तो राजा का पैलेस होगा या फिर उसके मंत्री वगैरह जो होंगे उनका पैलेस रहेगा ये। मैनोर जो होता है एन स्टेट, वो पूरा एक स्टेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड हिज मेंशन। तो मैनोर क्या होता है, वो जो है आपका एक तरीके का स्टेट होता है, मतलब बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है, बहुत बड़ा फार्म लैंड है, वहाँ पर खेती वगैरह अभी हो रही है और खेती के साथ जो है वहाँ पर उनका रहने का पैलेस भी है। पैलेस कह सकते हो, मेंशन कह सकते हो, बहुत बड़े बड़े उस जमाने में किंग्स वगैरह के जो है ना बहुत बड़े मेंशंस हुआ करते थे। जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा होगा कितना बड़ा मेंशन है ये राजा का। और ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो आपको जितना ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर इन्होंने फ्लावर्स की खेती करी हुई होगी या कोई किसी तरीके के फ्रूट्स वगैरह ग्रो करे होंगे, छोटे छोटे यहाँ पर छोटा मोटा एग्रीकल्चर भी किया होगा। या मतलब सामने कई बार क्या करते थे, जो किंग्स लोग होते थे उनका ही ज़्यादातर मेंशन होते थे ये, ठीक है, बड़े बड़े मेंशन, पैलेस, कैसल्स, ये बड़े बड़े कैसल वैसे बेसिकली अलग होता है। कैसल के आसपास जो है इस तरीके की फार्मिंग वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेंशंस होते हैं, स्टेट जो होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा फार्म लैंड होता है और वहीं पर उनका जो किंग होता है उसके रहने की जो महल है वो होगा, वहाँ पर बहुत बड़ा महल होगा। ठीक है, तो ये आप जो है उसका पैलेस तो ये देख ही सकते हो आप, इतना बड़ा पैलेस है। ठीक है, और पैलेस होने के साथ साथ यहाँ पर उसने डिफरेंट फ्लावर्स की फार्मिंग करी हुई है, कुछ खाने पीने से रिलेटेड फ्रूट्स वगैरह भी उसने यहाँ पर लगा रखे हैं। या आप यहाँ पर देखो, देख रहे होगे यहाँ पर पेड़ हैं, ये डॉट्स में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पेड़ हैं और मतलब छाई वगैरह के लिए गार्डन उसने बहुत अच्छा अपना
कैसल के आगे बहुत अच्छा एक तो गार्डन बना रखा होगा, और मे बी अपने सॉरी कैसल नहीं पैलेस के आगे, और पैलेस के पीछे साइड में जो है उसने एग्रीकल्चर के लिए दूसरी चीजें भी ग्रो कर रखी होंगी, थोड़ी बहुत क्रॉप्स वगैरह भी, लाइक व्हीट, राइस एंड ब्रेड, ये सारी मतलब ब्रेड के लिए जो व्हीट, राइस वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, वो भी क्या पता उसने ग्रो कर रखे होंगे। ठीक है, तो एस्टेट जो है वो जगह होती है जो कि बहुत बड़ा फार्म लैंड होती है, वहां पर बहुत तरीके की खेती भी होती है, या कई बार एक ही तरीके की खेती होती है, यानी कि क्रॉप है, व्हीट है तो व्हीट ही ग्रो होगा, फ्लावर्स, ज्यादातर फ्लावर्स वगैरह ज्यादा ग्रो करते थे ये लोग, गार्डन्स की मतलब फ्लावर्स की खेती ज्यादा करी जाती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये आपका है, ये जो बताया हुआ है ये आपका चैटियोक्स, ये आपका है पिचफॉक। ठीक है, ये आपने देखते होगे ना गुड़ाई वगैरह के लिए इस तरीके के जो टूल्स हैं, इस तरीके के हथियार तो नहीं बोलेंगे, टूल्स हैं बेसिकली, इस तरीके के टूल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, इस तरीके की चीजें एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली यूज होती है। ठीक है, एंड दिस इज होज। ओके, होज ये तो आपने देखा ही होगा, फावड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है किसानों ने क्या करी थी, ये सब कुछ जब्त कर लिया था इन्होंने। ठीक है, ताकि जो है किसी भी तरीके की कोई खेती वगैरह भी ना हो सके, कुछ भी ना हो सके, और हम पर भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीजें जब्त कर ली, क्योंकि झूठ झूठ कुछ कुछ अफवाह फैलाई हुई थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो नेक्स्ट पर आते हैं, दैट पीजेंट लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, जो ग्रेन्स जो थे होर्डिंग पे डाले हुए थे, यानी कि किंग ने क्या किया था ना, वो ब्रेड वगैरह जो शॉप कीपर्स होते थे, जो ब्रेड बेकर्स बनाते थे, ब्रेड बनाते थे बेकर्स, उन्होंने क्या किया था, बेकर्स की जो है जो ब्रेड मतलब जो ब्रेड की जो सप्लाई है वो रोक दी थी। तो ब्रेड की सप्लाई रोकने की वजह से अब यहाँ पर किंग ने क्या किया था कि जो इसकी व्हीट की जो सप्लाई है वो भी किंग ने जो है होर्डिंग पे डाल दी, होल्ड पे डाल दी थी। ठीक है, तो जितना होर्डेड ग्रेन था जो छुपा के रखा हुआ था, पीजेंट्स ने उन सारे ग्रेन पे अटैक कर दिया एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे राजा के ऑफिस में, मतलब इसी के अंदर जो पैलेस था इसके अंदर जहां मतलब घुस गए, इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे जला दिए। कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज, यानी कि किसानों के फालतू के बिना वजह के जो टैक्स पेमेंट उसमें लिखा हुआ था, इसका ये टैक्स रह गया, इसका ये टैक्स रह गया, इसको ये पेमेंट करना है, इसको ये पेमेंट करना है, सारा टैक्स जो है पेड टू बिग लैंडलॉर्ड टू स्मॉल पीजेंट्स। ठीक है, तो स्मॉल जो पीजेंट्स थे उनको देना था, उसमें लिखा था कि लैंडलॉर्ड्स को पैसे देना था, स्मॉल पीजेंट्स को वो सारा टैक्स जो पेड किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे यहाँ पीजेंट्स ने सब कुछ जला दिया। ठीक है, सब कुछ उन्होंने जला मारा। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अपने घर से भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्री, और बहुत सारे ऐसे रहे नोबल्स जो अपने पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज में, पड़ोसी देश में जाकर जो है वो छुप गए, भाग गए, चले गए। ठीक है, लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली, फाइनली इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया थर्ड स्टेट ने जो नेशनल असेंबली बनाई थी उसको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, उनके प्रिंसिपल को भी जो है इसने मान लिया। मतलब कि जब लोग जो है ना, जो कहते हैं ना, जब जनता जो है अपने ऊपर जब सारी चीजें ले लेती है ना गवर्नमेंट को सुधारने की, तो फिर गवर्नमेंट को जनता की बात माननी ही पड़ती है। तो फाइनली इसने जो है उनको उनकी नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया, उनको रिकॉग्नाइजेशन दिया। ठीक है, एंड एक्सेप्टेड, उनके प्रिंसिपल्स भी इसने जो है वो एक्सेप्ट किए, एंड हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब भाई जब नेशनल असेंबली एक्सेप्ट हो गई है, तो नेशनल असेंबली एक्सेप्ट होने के साथ साथ अब क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई प्रॉपर्ली बनेगा, और जो लुईस 16 है उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया कि भाई जब आप नेशनल असेंबली एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लुईस 16 यानी किंग की पावर को जो है वो चेक करती रहेगी बीच बीच में कि किंग जो है कहीं अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो फाइनली नेशनल असेंबली एक्सेप्टेड हो गई, और किंग की पावर को चेक करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, ओके, ऑन 4 अगस्त 1789 डिक्री पास्ड एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। 1789 में एक डिक्री पास करी गई। ठीक है, एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक ये निकाला गया, और उसमें फ्यूडल सिस्टम को जो है एबॉलिश किया गया, यानी कि फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया गया पूरी तरीके से, एंड जो भी फालतू की जो टैक्सेस हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, इसको भी खत्म किया गया, एबॉलिश किया गया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, जो क्लर्जी को स्पेशल प्रिविलेज जो मिला हुआ था बाई बॉन्ड, बर्थ से स्पेशल प्रिविलेज जो मिला हुआ था, वो प्रिविलेज भी इन्होंने अपना छोड़ दिया, गिव अप कर दिया कि ठीक है हम भी जो है अपना जो स्पेशल प्रिविलेज है वो हम अब अपना छोड़ते हैं, हमें ज्यादा कोई स्पेशल प्रिविलेज की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ
टिथिस वर एबॉलिश, टिथिस यानी कि जो जबरदस्ती चर्च जो था, जो लोगों से टैक्स के नाम पे 10वां अंश लेता था, वर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्टिकेटेड। और चर्च ने जो लैंड, जमीन, एग्रीकल्चरल जमीन, ठीक है, जमीन जायदाद जो था चर्च ने अपने अंडर में, अपने कब्जे में जो कर रखा था, वो जो था वर कन्फिस्टिकेटेड, मतलब वो जो है लोगों को दे दिया गया, जिनका जिनका लैंड था उनको कन्फिस्टिकेटेड कर दिया गया, दे दिया गया उनको। ओके, सो मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। आई वॉन्ट टू नो, फिलहाल मैं वैसे आपको बता दूंगी, आई वॉन्ट टू नो क्लर्जी मतलब बहुत सारी टीचर्स जो है, मैंने देखा बहुत सारी टीचर्स पढ़ाती हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को, बहुत सारी टीचर्स ने पढ़ाया है। एंड ये जो क्लर्जी वाला जो स्टेट था, ठीक है, क्लर्जी जिस स्टेट में क्लर्जी मेंस थे, ठीक, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, जो क्लर्जी मेंस वाला जो स्टेट था, उस स्टेट में क्लर्जीज जो थे वो कौन थे बेसिकली, ये मुझे आप लोगों से पता करना है कि राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। बेसिकली क्लर्जी कौन हुआ करते थे, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्लर्जी का जो प्रॉपर जो मीनिंग है वो क्या है, क्लर्जी कौन हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पुराने ओल्ड, जो हम स्पेशली हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, पुराने टाइम की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वर्ल्ड की, स्पेशली वर्ल्ड की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे किंग का रूल रहा हो, चाहे मोनार्की का रूल रहा हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही हो, चाहे रिपब्लिक गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, डिक्टेटरशिप हो, कोई भी हो, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन पीपल्स ज्यादा थे। नो डाउट कि वो रोमन कैथलिक्स थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सालों से है, ठीक है, कोई ये नया कोई रिलीजन नहीं था, बट बेसिकली अकॉर्डिंग टू द जो एग्जैक्ट क्रिश्चियनिटी है उसके अकॉर्डिंग जीसस क्राइस्ट नॉट केम टू मेक एनी रिलीजन, जीसस क्राइस्ट जस्ट केम to give the message of love and peace to the people, that's it, okay। लेकिन बाद में ये होता है कि भाई मॉडर्न चीजें हो जाती हैं, चेंजेस आते 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 आते, द पीपल हु फॉलो जीसस क्राइस्ट दे यूज्ड टू बी कॉल्ड एज क्रिश्चियंस, ठीक है, जो उनको फॉलो करने लगे उनको क्रिश्चियंस तो कहा गया, लेकिन जो रोमन कैथलिक्स थे उस टाइम पर उन्होंने बाइबल को बहुत ही, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के जो है अपनी सारी चीजें वो लोगों से मनवाते थे, क्योंकि चर्च का रूल हुआ करता था कंट्री के ऊपर। आज भी अगर आप वेटिकन सिटी, रोम की वेटिकन सिटी चले जाएंगे तो वेटिकन सिटी अपने आप में ही एक कंट्री है, सिटी है, और वहां पर आज भी चर्च का रूल होता है, गवर्नमेंट नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट, ठीक है। चर्च गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट चर्च ही है, चर्च ही गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट चर्च को चलाती है, या ये कह लो चर्च गवर्नमेंट को चलाती है। स्पेशली आप ये कह सकते हैं कि चर्च जो है वो गवर्नमेंट को चलाती है, चर्च का रूल है आज भी वेटिकन सिटी पे। तो इसी तरीके के रूल जो है ऑल ओवर यूरोपियन कंट्री में हुआ करते थे, और चर्च जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देशों को चलाया करती थी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी हिंदू टीचर को क्लर्जी का एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा कि क्लर्जीज कौन हो सकते हैं। अगर किसी में भी शायद किसी ने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी अगर करी होगी हिस्ट्री में तो डाउट्स मतलब मे भी हो सकता है कि पता हो, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी हिंदू या मुस्लिम टीचर्स को जो है पता होगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू नो कि आपको क्लर्जी का मीनिंग क्या पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे, ठीक है। और देन अभी आगे मैं इसमें बताऊंगी कि क्लर्जी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और क्लर्जी कौन होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो एनीवेज नेक्स्ट हम चलते हैं कि लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्टिकेटेड, जो लैंड ओन किया हुआ था चर्च ने, ठीक है, स्वामित्व वाली भूमि को जो जब्त कर लिया गया, ठीक है, जो चर्च की जो जमीन थी, चर्च के पास जो जमीन थी ना, लैंड जो ओन कर रखा था चर्च ने, हाँ, उस जमीन को जो है जब्त कर लिया गया। किसने जब्त कर लिया, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, नेशनल असेंबली वगैरह ये सब कुछ बना, तो उन लोगों ने चर्च की जमीन को जब्त कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लेवर्स, यानी कि उसके बाद जो है चर्च गवर्नमेंट जो बनी, नेशनल असेंबली से एक गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ने जो है करीब 2 बिलियन लिवरेस का एसेट कलेक्ट किया, ठीक है, कि मतलब यहाँ से जब इन्होंने चर्च से संपत्ति ले ली, ठीक है, प्रिविलेज ने अपना, जो क्लर्जीज थे उन्होंने अपनी प्रिविलेजेस छोड़ दी, तो ऐसे कर करके टैक्स जो था कई जगहों पर टैक्स जो है फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, टैक्स सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब टैक्स जो देंगे तो वो सभी लोग देंगे, सिर्फ थर्ड पर्सन ही नहीं देगा, ठीक है। तो जो जो चीजें गवर्नमेंट ने लोगों से जब्त करी तो उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 2 बिलियन लिवर्स जो है पैसा कलेक्ट, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कलेक्ट हो गया इसकी वजह से। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नाउ फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो बन गया था, यानी कि फ्रांस जो था अब उसके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था,
ठीक है, मोनार्की था, किंग का रूल था, लेकिन फ्रांस के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्रांस के पास किंग की पावर को चेक करने के लिए एक ऐसी चीज थी जिससे वो किंग को गलत काम के लिए रोक सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम इसमें देखेंगे कि हाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब हो गया था, क्योंकि नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या नई नई चीजें आई फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, तो 1791 में ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड बाय नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्ट बनाया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, जो कि नेशनल असेंबली ने कंप्लीट किया। मेन ऑब्जेक्ट, लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, मोनार्क्स की जो पावर्स थी उनको लिमिट कर दिया गया कि मोनार्क्स जो है यानी किंग्स जो है वो अपनी मर्जी से अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। नाउ दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। क्योंकि अब प्रॉपर गवर्नमेंट बन गई थी, तो प्रॉपर गवर्नमेंट बनी, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना, नेशनल असेंबली बनी, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी बनेगी। ठीक है, तो इसलिए अब पावर जो है सिर्फ एक किंग या क्वीन के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि पावर्स जो है अब वो डिवाइडेड हो गई, इन सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बांट दी गई। कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे? वो है आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। मोनार्की, पहले क्या थी आपकी मोनार्की, जिसमें एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग थी, किंग के पास ही सारी पावर थी, किंग जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अब हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लिमिटेड पावर्स ऑफ द किंग। यहाँ पर पावर जो थी किंग की उनको लिमिटेड कर दिया गया कि किंग की पावर्स इतनी होनी चाहिए, इसके बाहर वो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको, आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेशनल असेंबली में क्या क्या चीजें और नई आई? पावर टू मेक लॉ वेस्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 में जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें पावर टू मेक लॉ, जो लॉ जो बनाता था उसको ज्यादा पावर्स जो है दी गई। ऐसे कोई वैसी कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं थी, पावर सबकी डिवाइडेड थी, सबको बराबर पावर्स दी गई, बट पावर टू मेक लॉ, लॉ बनाने की अब पावर थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो उसमें पावर थी लॉ बनाने की। इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एक्टिव सिटीजन, वहां पे जो मेंबर्स होंगे, जो इलेक्ट होंगे, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे एक्टिव सिटीजन, जो सिटीजन एक्टिव हैं। ठीक है, एक्टिव वही फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को एक्टिव। एलिजिबिलिटी क्या थी? अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, वो मैन रहेगा इलेक्ट होगा जो जिसके पास जो सबसे ज़्यादा टैक्स, अपने आप से सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत सब ज़्यादा टैक्स पेयर करता है, तो वही आपका जो है इलेक्टेड होगा, एक्टिव सिटीजन माना जाएगा। ना टू टाइप ऑफ सिटीजन अब देख लेते हैं, पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन के बारे में। सो पैसिव सिटीजन रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स, जो पैसिव थे वो मेन थे और बाकी जितनी औरतें बच गई थी वो पैसिव में थे। एक्टिव कौन थे? मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्स, टैक्स जो देते थे वो एक्टिव थे। ठीक है, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर वेजेस एंटाइटल टू वोट, तो इन लोगों को वोटिंग देने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, ये लोग जो है वोट करेंगे। अभी तक, अभी जब नया फिर फ्रांस जो है, जो फिर से जब रिपब्लिक होगा, प्रॉपर डेमोक्रेटिक बनेगा, तभी हम आगे देखेंगे कि फिर वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिला, मेंस को भी वोटिंग राइट मिला। पहले क्या था कि जिन मेंस के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी सिर्फ वही जो है वोटिंग कर सकते हैं और कोई वोट नहीं कर सकता। ठीक है, सो इनको जो है आपका वोटिंग अधिकार मिल गया। मेन जो कि अबव 25 ईयर्स ऑफ एज है वो पेड करते हैं, टैक्स आपका पे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि वो टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स इक्वल टू, और वो उतना पैसा होगा जो इक्वल होगा एटलीस्ट 3 days, 3 दिन डेज ऑफ अ लेबरर वेजेस। ठीक है, जो लेबर जो कमाता है उसकी 3 दिन की जो वो कमा रहा है, 3 दिन की लेबर की वेजेस, यानी 3 दिन की लेबर की तनख्वाह के बराबर अगर वो टैक्स दे रहा है आदमी जो 25 साल से ऊपर है, तो एंटाइटल टू वोट, वो ही वोट कर सकता है किसमें? नेशनल असेंबली में, अदरवाइज और कोई वोट नहीं कर सकता। ठीक है, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर के लिए, इलेक्शन मतलब करने के लिए, वोट करने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, असेंबली का मेंबर बनने के लिए अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, तभी वो जो है सारा काम करेगा। अब ये आपका पूरा सिस्टम है किस तरीके से नेशनल असेंबली को जो है सेटअप किया गया है। ये ये आपकी थी जुडिशरी। अभी जुडिशरी में फर्स्ट है आपकी, जुडिशरी में आपका एक जज होगा। ठीक है, जज को कौन वोट करेगा? जज के लिए वोट करेंगे आपके एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 million ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 million। तो जज के लिए वोटिंग जो वोट मिले वो 4 million लोगों के वोट मिले, जबकि फ्रांस की पॉपुलेशन थी, फ्रेंच लोगों की जो पॉपुलेशन थी 28 million थी। ठीक है,
एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में किंग्स होंगे, किंग होगा, किंग के साथ मिनिस्टर्स होंगे एग्जीक्यूटिव में जो लॉ बनाएंगे तो किंग के साथ ही बैठ के लॉ बनाएंगे, ठीक है। अब लेजिस्लेचर में आती है आपकी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में आप यहां देख सकते हो 745 मेंबर्स होंगे। नेशनल असेंबली जो है वो किंग को कंट्रोल करेगी, ठीक है, किंग को कंट्रोल करेगी और किंग की जो है जो वीटो पावर रहेगी नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है, किंग की एक वीटो पावर है और नेशनल असेंबली साथ ही साथ जो यहाँ मिनिस्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल में रखेगी, ठीक है, मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगी। अच्छा, नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स के लिए कितने लोग वोटिंग करेंगे? जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो है आपके 50,000 मैन, जो अभी क्राइटेरिया था ना 25 साल से ऊपर है, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है, वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए वोट करेंगे, ठीक है। सो ये था पूरा वहां का गवर्नमेंट का सिस्टम आपका, ठीक है। अभी पैसिव सिटीजन जो है उनका अभी कोई वोटिंग अधिकार नहीं था। अब पैसिव सिटीजन कौन थे? अबाउट 3 मिलियन मैन जो कि पैसिव थे, जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड दे डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ अ वोटिंग राइट। इनको अभी तक किसी भी तरीके का जो है वोटिंग राइट नहीं मिला था, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। If you have any kind of query or any kind of a problem related with this system, जो नेशनल सिस्टम बनाया फ्रांस में जब एब्सोल्यूट मोनार्की छोड़ के आपका ये वाला मोनार्की बना, ठीक है, कि मोनार्की में जो नई जो मोनार्की सिस्टम आया कि भाई अब उसमें पावर्स जो है किंग की जो है उसमें लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो किंग की पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किंग की पावर्स में जो है वो लिमिट्स होंगी, लिमिट्स कर दिया है किंग की पावर के लिए, ठीक है। सो द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1791, तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था 1791 में जो आपका बनाया गया था, ये आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी और एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक बनी है उसमें जो बुक बनी थी उस टाइम पर, तो ये डिक्लेरेशन हुआ एक की डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, मेन के क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स के क्या राइट है, उसका पहले डिक्लेरेशन हुआ और डिक्लेरेशन के बाद जो है फिर आपका बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट पेज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो डिक्लेरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सो राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ ओपिनियन, क्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने इक्वालिटी, सॉरी, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, वर एस्टैब्लिश एज नेचुरल and inalienable rights. It means that they belong to each human being by birth and could not be taken away. यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक पर्सन बिलोंग करता है और वो बिलोंगिंगनेस बाई बर्थ से नहीं होगी कि अगर वो उसने बर्थ लिया है फ्रांस में तभी वो फ्रांस का जो है आपका सिटीजन कहलाएगा, तो बर्थ से बिलोंगिंगनेस नहीं होगी एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, उससे उसका राइट जो है, उसकी सिटीजनशिप जो है वो उससे छीनी नहीं जाएगी। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। अब ये ड्यूटी थी स्टेट की यानी कंट्री की, गवर्नमेंट की, जो नई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की गवर्नमेंट जो बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी थी, उसकी ड्यूटी थी कि हर सिटीजन के नेचुरल जो उनके राइट्स है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, इक्वालिटी, ये जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करे। उनका प्रोटेक्शन कौन करेगा? उनका प्रोटेक्शन करेगा आपका कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उनका प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। अब धीरे धीरे क्या होता है कि फ्रांस ने जो है मोनार्की को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया, आगे चल के पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। और खत्म करने के साथ साथ अब ये प्रॉपर क्या बन गया है, किस तरफ अब ये भाग रहे हैं? प्रॉपर अब ये लोग भाग रहे हैं रिपब्लिक की तरफ, कि भाई अब मोनार्की को भी खत्म करो और हमें पूरी पूरी आज़ादी चाहिए। इवन मैन और वुमेन, सॉरी मेंस जो हैं, वुमेन्स जो हैं, उनको भी वोटिंग अधिकार होना चाहिए। तो भाई अब हमें पूरा रिपब्लिक चाहिए, हर चीज़ की हमें जो है आज़ादी चाहिए। अब तो बिकेम अ रिपब्लिक, फ्रांस अबॉलिश। फ्रांस अब आगे चल के जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल असेंबली थी, उसने मोनार्की को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया और बिकेम रिपब्लिक, ठीक है।